हे एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अपनी लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के बच्चों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की थी जिसमें हम डीके गोयल की बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर जर्नल और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकेंड वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। यहाँ पे मैंने स्कैन अच्छे से नहीं हो पा रहा था तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। ये कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जिसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है बाबू। तो एक-एक करके देखते हैं क्या जर्नल एंट्री है होगी इसकी। अच्छा, कुछ चीज़ें तुम्हें बेसिक पहले से याद होगी, जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम बार-बार रूल अप्लाई नहीं करते, उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे परचेज़ हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, मोस्टली डेबिट होगा, कभी-कभी क्रेडिट होता है, वो जब होगा तब बताएँगे। अभी के लिए इतना जानूँ कि जब भी हम खरीदते हैं तो परचेज़ हमेशा डेबिट ही होता है। तो परचेज़ हमेशा डेबिट होता है, सेल्स उसका अपोज़िट क्रेडिट होगा। और अगर परचेज़ डेबिट है तो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होगा, और अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, राइट। इसी तरीके से कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट होता है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट होता है, राइट। सारे खर्चे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और सारी इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। चलिए, ये बेसिक चीज़ें याद है तो कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें एंट्री रूल के बिना ही तुम बना सकते हो, राइट। चलो देखते हैं कि करके क्वेश्चन। सबसे पहला कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मुस्कान फॉर कैश। मुस्कान से हमने पैसा देके सामान खरीदा है। जब भी आप किसी से पेमेंट करके सामान खरीद रहे हो तो वहाँ पे नाम अकाउंट नहीं बनता है। तो एक अकाउंट हमारा परचेज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कैश। और परचेज हमेशा क्या होता है बाबू? डेबिट। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन हो गया, परचेज डेबिट टू कैश 30,000। सेकंड है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। इस बार देखो क्वेश्चन में, अच्छा कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर नाम दिया रहता है, ठीक है, और कैश है क्रेडिट वर्ड मिसिंग रहता है, जैसे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में नाम दिया था पर कैश है क्रेडिट वर्ड था, तो हम उस वर्ड से डिसाइड कर रहे थे कि वो ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है कि क्रेडिट में। पर अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश है क्रेडिट वर्ड नहीं है और नाम दिया हुआ है तो हम उसको एक क्रेडिट यानी कि उधार ट्रांजेक्शन मानते हैं। और अगर नाम नहीं दिया है तो उसको कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैश है क्रेडिट वर्ड नहीं है पर नाम दिया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? एक उधार वाला ट्रांजैक्शन मानेंगे, यानी हमने अतुल से उधार पे खरीदा है। तो 2 अकाउंट क्या हो जाएगा बाबू? एक तो परचेज़ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? अतुल। और परचेज़ हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री बनेगी परचेज़ अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अतुल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखो परचेज़ को डेबिट कर दिया, अतुल को क्रेडिट कर दिया। अगला ट्रांजैक्शन हमारा क्या कह रहा है? रिटर्न गुड्स टू अतुल। हमने अतुल को कुछ गुड्स रिटर्न किया। अच्छा, तुम नहीं जज कर पा रहे हो परचेज़ रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम जस्ट ऊपर देख लो तुमने क्या किया था। अतुल से हमने क्या किया? परचेज़ किया है, इसका मतलब ये कौन-सा रिटर्न होगा? ये परचेज़ रिटर्न होगा, ठीक है। तो एक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? एक अकाउंट हमारा परचेज़ रिटर्न हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अतुल हो जाएगा। अब परचेज़ रिटर्न क्या होगा? देखो परचेज़ हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो परचेज़ रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे एंट्री में परचेज़ रिटर्न को हमें क्रेडिट करना है और अतुल को क्या कर देना है? डेबिट कर देना। तो मेरी एंट्री बनेगी अतुल डेबिट टू परचेज़ रिटर्न 6,000, 6,000, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। अतुल डेबिट टू परचेज़ रिटर्न 6,000, 6,000। अगला ट्रांज़ैक्शन है पेड कैश टू अतुल। अतुल को पेमेंट करें, तो इसमें 2 अकाउंट क्या देखो, एक तो कैश है और दूसरा कौन है? अतुल है। ठीक है सर, अब रूल अप्लाई कर लो क्योंकि ये बेसिक परचेज़, सेल, परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल और ड्राइंग, वो जो हमने याद करके रखा है उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो इसको हम रूल से फटाफट से कैसे कर लेंगे? कैश किस में आता है? रियल में आता है, ठीक है। और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब पेड कैश टू अतुल, हमने अतुल को पेमेंट की तो पैसा गया, राइट। और रूल कहता है रियल का क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इस हिसाब से कैश को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। जब हम एक पे रूल अप्लाई कर लिए तो हमें अतुल पे भी रूल अप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम चेक भी करोगे तो बात वही आएगी। अगर आपने एक पता कर लिया, मतलब अगर मान लो मेरा कैश क्रेडिट आ रहा है तो इसका मतलब अतुल क्या होगा? डेबिट ही होगा, ठीक है। तो किसी एक पे तुम रूल अप्लाई कर लो, दूसरा वाला उसका अपोजिट हो जाएगा। पर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। अतुल किस में आता है? पर्सनल में आता है, पर्सन है तो। और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हम अतुल को पे कर रहे हैं तो अतुल कौन हो गया? वो अतुल रिसीवर हो गया और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो अतुल डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्या होगा? क्रेडिट। तो वही हमारी एंट्री हो जाएगी। ये देख लो, अतुल को हमने डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चलिए, पेमेंट हो गई। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू चारू। तो 2 अकाउंट क्या हो जाएंगे? एक तो सेल्स और दूसरा चारू। नाम दिया है, इसका मतलब ये उधार ट्रांजैक्शन है। और जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो चारू को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए देख लीजिए, चारू डेबिट हो गई और सेल्स क्रेडिट हो गया 2 लाख रुपए से।
ठीक है सर। अगला ट्रांजैक्शन है चारू ने 20% रिटर्न कर दिया, तो दो अकाउंट क्या होगा वो, एक तो हमारा हो जाएगा चारू, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कैसे, इससे पहले देखो चारू को हमने सेल की थी, मतलब ये क्या है सेल्स रिटर्न। और अगर सेल्स हमेशा क्रेडिट होती तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब हमारी एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और चारू क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो देख लो वह एंट्री हमारी हुई, सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया और चारू को क्रेडिट कर दिया। 20% बोला तो ये 2 लाख की आपने सेल की थी, इसका 20% यानी 40,000 का क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है। अगला है पेड रेंट। रेंट क्या है, खर्चा है, हमने खर्चा पे किया और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो रेंट डेबिट हो जाएगा और पे किए मतलब किस में पे किए होंगे, कैश में ही तो पे किए होंगे, तो दूसरा अकाउंट क्या है, कैश है, यानी खर्चा रेंट डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वही हमारी जर्नल एंट्री बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए लास्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है, जुनैद विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला दुकान से। तो जब ओनर कुछ देता है तो कैपिटल होती है और पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है तो ड्राइंग होती है, और ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी और पैसा निकाला है मतलब कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वही हमारी जनरल एंट्री हो गई, ड्राइंग डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 25,000 25,000। ठीक, चलिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। तो हम टॉप पे मेंशन कर सकते हैं क्या, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जॉन ब्रदर्स। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू देव। दो अकाउंट क्या होगा वो दिख ही रहा है सीधे सीधे, एक सेल्स और दूसरा क्या हो जाएगा, देव। और सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है सर। तो एंट्री बनेगी हमारी क्या, देव को डेबिट कर देंगे और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है सर। अगला कह रहा है रिसीव फ्रॉम देव। देव से पैसा मिला, पैसा मिला तो क्या हुआ, वो एक अकाउंट देव बना, और रिसीव मतलब क्या, रिसीव, कैश रिसीव, तो दूसरा अकाउंट क्या हुआ, कैश। कैश और देव मिला। अब कैश क्या है तुम्हारा, रियल अकाउंट, और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा मिला मतलब कैश बिजनेस में आया, तो रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश क्या हमारा हो जाएगा, कैश हमारा डेबिट होगा। और अगर कैश डेबिट हो रहा है मतलब देव को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो कैश को हम डेबिट कर देंगे और देव को क्रेडिट कर देंगे। पर एक चीज़ यहाँ देखो, यहाँ लिखा है फुल सेटलमेंट, मतलब देव से फुल सेटलमेंट में 2,45,000 मिल रहे हैं। देव को बेचा था हमने 2.5 लाख और पैसा मिला सिर्फ 2,45,000, 5,000 रुपये अभी भी बाकी हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि हिसाब पूरा सेटल हो गया। अब 5,000 बिना मिले हिसाब सेटल हो गया, मतलब इसमें क्या है, कैश डिस्काउंट है। देखो ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी सेपरेटली नहीं लिखते, पर कैश डिस्काउंट को लिखते हैं। और कैश डिस्काउंट को कैसे लिखा जाता है, जिस साइड पे हम कैश या बैंक लिखते हैं उसी साइड पे आपको डिस्काउंट लिखना है। मतलब पहले आप नॉर्मल एंट्री कर लो, नॉर्मल एंट्री हमारी क्या होगी, कैश को डेबिट करना है और देव को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो डेबिट कर दो, कैश हमारा देखो यहाँ पे कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, और देव क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब डिस्काउंट किधर रहेगा, जिधर कैश रहेगा। कैश किधर है सर, डेबिट में, तो डिस्काउंट भी हमने किधर लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है, डिस्काउंट को आप इसी तरीके से लिखोगे, ये तरीका बहुत सही है। इसमें एकदम कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि कभी कभी डिस्काउंट डेबिट में आता है, कभी कभी क्रेडिट में आता है। जब डेबिट में डिस्काउंट आता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और अगर कभी हमें क्रेडिट में डिस्काउंट लिखना पड़ा तो हम उसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो कैश हमारा डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो गया, और देव क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अमाउंट कितना दिया था, अमाउंट 2,45,000 था, तो आपने कैश में लिख दिया 245, डिस्काउंट में 5,000, और दोनों का ऐड अप करके 250 से अकाउंट देव का क्या हो गया, सेटल हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। हमने मनमोहन को सेल किया है, तो मनमोहन को सेल किया है, तो एक अकाउंट हमारा सेल्स और दूसरा क्या हो गया, मनमोहन। सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो एंट्री हमारी हो जाएगी मनमोहन डेबिट टू सेल्स 1,20,000। बस वही कर देते, देखो मनमोहन को हमने डेबिट कर दिया और सेल्स को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, 1,20,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है मनमोहन ने रिटर्न कर दिया, तो सेल हुआ था, मतलब अगला कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, मनमोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न। नहीं, सेल्स रिटर्न सर, सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा, यानी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनमोहन 4,000। तो देख लो यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनमोहन 4,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से सेल्स रिटर्न वाली एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट हमारा है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट। फिर से फुल सेटलमेंट आया, मतलब यहाँ पे भी डिस्काउंट है सर, पर उससे पहले अकाउंट से आइडेंटिफाई करो। रिसीव मतलब क्या, रिसीव कैश, दूसरा कौन है, मनमोहन, और फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट है। अब देखो यहाँ पे कैश पैसा आया और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश को डेबिट करना है, और कैश अगर डेबिट है तो मनमोहन क्या हो जाएगा,
क्रेडिट। तो तुम पहले नॉर्मल लिख लो कैश डेबिट टू मनमोहन। देखो ये हमारी एंट्री होगी कैश डेबिट टू मनमोहन, और फुल सेटलमेंट था मतलब डिस्काउंट है, और डिस्काउंट किधर रहेगा, जिधर कैश रहेगा। कैश किधर लिखा है, डेबिट में, तो डिस्काउंट को भी हम किधर लिख देंगे, डेबिट में। देखो कितना आसान है डिस्काउंट वाली एंट्री बनाना। पहले हम नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं कैश और पार्टी का नाम लिख के, और जिस साइड पे भी कैश या बैंक रहता है उसी साइड पे हम डिस्काउंट लिख देते हैं। तो डिस्काउंट डेबिट में आ गया, और डेबिट वाले डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। अब कितना रुपए मिला मनमोहन से, तो मनमोहन से हमें मिला है सर 1,15,200। तो कैश में हम कितना लिख देंगे, 1,15,200। पर हिसाब मनमोहन का कितना था, देखो 1,20,000 का बेचे, 4,000 वापस हो गया। तो 4,000 अगर वापस हो गया मतलब हिसाब कितने का बचा, 1,16,000 का हिसाब बचा। ठीक है, 1,16,000 का हिसाब बचा, पर पैसा कितना मिला है, सिर्फ 115,200, यानी 800 रुपये नहीं मिले। तो जो 800 नहीं मिला वो हम किस में लिख देंगे, डिस्काउंट में लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगला फिर ट्रांजैक्शन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। राम से पैसा मिला, डिस्काउंट अलाउ हुआ। देखो एकदम वही एंट्री है, तो वैसे ही हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा और राम क्रेडिट हो जाएगा। और कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी किधर आएगा, डेबिट में। तो देख लो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम, डिट्टो वही ऊपर वाली एंट्री, बस पार्टी का नाम बदल गया। ठीक है, चलिए अमाउंट दिया था 38,300 और 1,700 डिस्काउंट में, तो वही हमने लिख दिया 38,300 1,700 डिस्काउंट में, और दोनों को ऐड अप करके राम में 4,000, क्योंकि हमेशा डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम ही होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार पेमेंट करना मतलब मिलेगी नहीं, हम पेमेंट करेंगे। ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू पवन। दो अकाउंट क्या हुआ, वो एक तो कैश हुआ और दूसरा क्या हो गया, पवन हो गया। ठीक है सर, एक कैश और दूसरा पवन। अब रूल अप्लाई करो, कैश रियल है और रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पेड कर रहे हैं तो कैश क्या हो गया, चला गया, और रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी हमें कैश को क्रेडिट कर देना है और पवन को क्या कर देना है, डेबिट कर देना। और क्वेश्चन में डिस्काउंट भी बोला है, और डिस्काउंट किधर आएगा, जिस साइड पे कैश है। कैश किधर आए, क्रेडिट में, तो हम डिस्काउंट भी किधर लिख देंगे, क्रेडिट में। और क्रेडिट वाले डिस्काउंट का नाम क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव। तो हमारी एंट्री बनेगी पवन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, अमाउंट 11,600 400, तो वही लिख देंगे पवन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। ये जरूरी नहीं कि तुम पहले कैश ही लिखो, साइड सेम होना चाहिए क्रेडिट पे, चाहे पहले कैश लिख दे पहले डिस्काउंट लिख दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 11,600 कैश में, 400 डिस्काउंट में, दोनों को ऐड करके 12,000 पवन में। ठीक है, चलिए अगला ट्रांजैक्शन जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण को सामान बेचे हैं, लिस्ट प्राइस 80,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। जब क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट रहता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, जिस साइड पे कैश रहता है सर उधर लिखा जाता है। अगर डेबिट में कैश लिखें तो डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट में कैश लिखें तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको लिखा नहीं जाता, उसको लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी से माइनस कर दिया जाता है, और उसके बाद नेट अमाउंट से एंट्री की जाती है। यानी ये बोलने के बजाय कि सोल्ड गुड्स टू वरुण, लिस्ट प्राइस 80,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, हम 80,000 से 20% माइनस करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, और 16,000 माइनस करके कितना आएगा, 64,000। ठीक है, तो इतना बड़ा लाइन बोलने के बजाय हम सीधे सीधे ये भी बोल सकते थे कि सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर हाउ मच प्राइस, फॉर 64,000। ये लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही एंट्री करनी होती है, तो माइनस करने के बाद 64 आया, और हम बोल सकते हैं सोल्ड गुड्स टू वरुण 64। अब नाम दिया तो उधार है, और उधार है तो एक अकाउंट बनेगा नाम और दूसरा बनेगा सेल्स। सेल्स हमेशा क्या होता है सर, क्रेडिट होता है, तो सेल्स को क्रेडिट करके वरुण को डेबिट कर देंगे 64 से। देखो वरुण डेबिट टू सेल 64,000 64,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रमाकांत इंटरप्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और हमें जनरल एंट्री पास करनी है। पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विथ कैश। ओनर ने पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया, तो एक अकाउंट कैश बन जाएगा वो, और बिजनेस शुरू हुआ है मतलब ओनर कुछ दे रहा है। ओनर जब भी देता है तो कैपिटल, लेता है तो ड्राइंग। तो एक कैश हो गया और दूसरा क्या हो गया, वो कैपिटल। और कैपिटल हमेशा क्या होती, क्रेडिट होती। तो मेरी एंट्री में कैश को डेबिट हो करना पड़ेगा, और कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 3,00,000 रुपए से। तो चलिए देख लेते हैं, कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दी। ये पहली एंट्री हमारी 3,00,000 से हो गई। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो एक अकाउंट हुआ बाबू परचेज, और नाम दिया मतलब उधार है तो सुभाष हो जाएगा। तो परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज हमेशा डेबिट होता है, और सुभाष क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 60,000। ठीक है, चलिए दूसरा वाला भी ट्रांजैक्शन सिंपल ही था। अगला भी सिंपल है, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। तो एक हुआ सेल्स, दूसरा हुआ ना रामनाथ। जैसे परचेज हमेशा डेबिट है, सेल्स हमेशा क्या होगा,
क्रेडिट होगा, तो रामनाथ को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। देख लो, रामनाथ डेबिट टू सेल्स 40,000। फिर इसके बाद से रामनाथ हमें वापस कर रहे हैं, तो अगर हमने सेल किया था मतलब ये कौन सी रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है। तो एक अकाउंट सेल्स रिटर्न हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा रामनाथ। और अगर सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी सेल्स रिटर्न को डेबिट करके रामनाथ को हमें क्रेडिट करना होगा 2,000 रुपये से। ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिट करके हमने रामनाथ को क्रेडिट कर दिया 2,000 से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सिंपल ही थी। अब यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन है जो हमने अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। पैसा मिलेगा, डिस्काउंट वगैरह देना रहेगा। रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ, तो एक अकाउंट बना कैश, दूसरा बना रामनाथ और तीसरा है डिस्काउंट अलाउड। पैसा मिला है और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आया मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैश डेबिट होगा मतलब रामनाथ को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पहले आप यही लिख लो, कैश को आपने डेबिट कर दिया और रामनाथ को क्रेडिट कर दिया, और जिस साइड पे कैश है उसी साइड पे डिस्काउंट लिख दिया। देखो कितना आसान है, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रामनाथ। अमाउंट कितना कितना है, 37,400 और 600, तो लिख देते हैं 37,400 600 और दोनों जोड़ के 38,000 रुपये। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। लैंग्वेज ट्रिकी है बाबू, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सोल्ड बोला मतलब एक अकाउंट सेल्स हो जाएगी, एक गोपाल हो जाएगा। नहीं, एक तो गोपाल है और दूसरा परचेज होगा। क्यों, गोपाल सोल्ड टू अस मतलब कि हमने गोपाल से खरीदा है, राइट। गोपाल हमें बेच रहा है मतलब हम गोपाल से खरीद रहे हैं। तो एक अकाउंट होगा गोपाल और दूसरा हो जाएगा परचेज, और परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज डेबिट टू गोपाल 40,000 40,000। ठीक है, चलिए फिर अगला है पेड टू गोपाल। गोपाल को पे किए तो एक अकाउंट कैश होगा, दूसरा गोपाल हो जाएगा। फुल सेटलमेंट बोला है मतलब डिस्काउंट लिखेंगे पर बाद में लिखेंगे, पहले एंट्री करते हैं। पेड टू गोपाल में कोई एक अकाउंट का रूल तुम डिसाइड कर लो। पेड से कैश और कैश रियल में, रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पे किए मतलब कैश चला गया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मतलब गोपाल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी गोपाल को डेबिट करके हमें कैश को क्रेडिट करना है। तो देखो गोपाल डेबिट कर दिए और कैश क्रेडिट कर दिए, और जिस साइड पे कैश है उसी साइड पे हमने डिस्काउंट को भी लिख दिया, बस हो गई एंट्री। अमाउंट कितना दिया था, तो दिया था वो कितना पेमेंट कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट काट के। परचेज कितने की थी, 40 की, तो 40,000 का 5% 2,000 होता है, तो 2,000 डिस्काउंट में और 2,000 माइनस करके 38,000 की पेमेंट हो गई और अकाउंट सेटल हो गया 40,000 से। चलिए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पेड रेंट, रेंट क्या होता है, खर्चा। खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। तो रेंट को डेबिट कर देंगे और पे किए कैश में मतलब कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनी रेंट डेबिट और कैश क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है हरिशंकर के घर का किराया पे किया। हरिशंकर ओनर होंगे शायद, और ओनर के घर का किराया अगर पे कर रहे हैं तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, और ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हमारे लिए ड्राइंग होता है, और ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे और पे किए मतलब कैश में पे किए होंगे तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ड्राइंग डेबिट टू कैश हमारी अगली जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। जब तुमको कैश दिख रहा है तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अकाउंट बनेगा परचेज और दूसरा बनेगा कैश। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे 15,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट एज यूजुअल हम रिकॉर्ड नहीं करते, उसको माइनस कर देते हैं। तो 15,000 में से 20% आप माइनस करोगे यानी कि 3,000 माइनस करोगे तो कितने का परचेज आएगा, 12,000। तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश 12,000 रुपीज़। ठीक है, परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देंगे। देख लो यही हुआ है, परचेज डेबिट टू कैश कितने रुपए से, 12,000 रुपए से। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई, हाँ सर। अगला ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहता है। अगले ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 50,000 एट 20% डिस्काउंट। इस बार कैश नहीं बोल रहा है और नाम दिया हुआ है। अगर नाम दिया है बाबू तो ये कैसा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, उधार माना जाएगा। तो एक परचेज अकाउंट बनेगा, दूसरा गोविंद बनेगा। ठीक है, और 50,000 में से 20% यानी कि 10,000 माइनस कर देंगे तो 40,000 से हमें एंट्री करनी होगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता है। और परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज को डेबिट करेंगे, गोविंद को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट होगा 40,000 रुपये। ठीक है, देख लो परचेज डेबिट टू गोविंद और अमाउंट कितना आ गया, 40,000 रुपीज। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है पेड टू गोविंद। गोविंद को हमने पेमेंट कर दी तो अकाउंट क्या क्या बनेगा। देखो एक तो पेड किए तो मतलब कि एक अकाउंट बनेगा कैश,
पेड से, दूसरा बनेगा गोविंद। फुल सेटलमेंट बोला मतलब डिस्काउंट लिखना है, लेकिन बाद में सोचेंगे, पहले कैश और गोविंद का सोचते हैं। पे किए मतलब कैश चला गया, और रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल यही तो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब गोविंद को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो गोविंद डेबिट हो जाएंगे और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो गोविंद डेबिट हो गए, कैश क्रेडिट हो गया, और कैश जिस साइड पे उस साइड पे डिस्काउंट हो गया, यानी क्रेडिट में, और क्रेडिट वाले का नाम होता है डिस्काउंट रिसीव। चलिए, कितना बोला था, 38,800 बोला है, बाकी डिस्काउंट। तो 38,800 हम किस में लिख देंगे, कैश में। 40,000 का परचेज था, मतलब कि 1,200 रुपये डिस्काउंट हो गया, और 40,000 से अकाउंट क्लोज हो गया। चलो, अगले ट्रांजेक्शन में कह रहा है पेड टू सुभाष। जैसे गोविंद को पे किए थे वैसे सुभाष को पे कर रहे हैं, और इस बार भी डिस्काउंट है। वही सेम टू सेम एंट्री हो जाएगी, जैसे गोविंद डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट था, वैसे सुभाष डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट हो गया। वही सेम टू सेम एंट्री, दोबारा आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आज की क्लास कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। पेड वेजेस, खर्चा पे किए बाबू, खर्चा पे किए तो खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, यानी एंट्री होगी वेजेस डेबिट टू कैश। पर आगे कुछ और लिखा है, पेड सैलरी ऑल्सो, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑल्सो, पेड ट्रेड एक्सपेंस ऑल्सो। जब मल्टीपल एक्सपेंस या मल्टीपल एक टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं एक ही डेट पे, तो उसको कंबाइन किया जा सकता है। जैसे खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो इस हिसाब से मेरी एंट्री क्या होगी, वेजेस डेबिट टू कैश। फिर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी डेबिट टू कैश। फिर एडवर्टाइजमेंट पे कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू कैश। तो ऐसे बार बार अलग एंट्री करने के बजाय हम सारा डेबिट एक ही एंट्री में कर सकते हैं। ठीक है, यानी सारे खर्चों को एक साथ डेबिट कर दो, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और ट्रेड एक्सपेंस। देखो, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और ट्रेड एक्सपेंस, खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो सारे खर्चों को हमने डेबिट कर दिए। और बदले में क्या गया, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस सबका अमाउंट लिख दिया और सबको जोड़ के कैश के क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन एंड स्टोर्स। तो कह रहा है ये ट्रांजेक्शन है और इसको आप मारुति नंदन क्या है बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो सबसे पहले जब भी हम आंसर अपना स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, तो टॉप पे मेंशन करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी स्टोर का नाम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दोगे मारुति नंदन स्टोर्स। ठीक, पहले ऐसे हमको टॉप पे में मेंशन कर देना है कि हम किसके यहाँ काउंटिंग करने जा रहे हैं। फिर अपना प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना कि एक कॉलम डेट का रहेगा और एक कॉलम पर्टिकुलर का रहेगा, दो कॉलम हमारे रहेंगे अमाउंट के और एक कॉलम रहेगा एलएफ का। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमको ऐड कर देनी है। ठीक, चलो बन के तैयार हो गया। अब एलएफ में कुछ लिखना नहीं, अब टॉप पे ये भी मेंशन कर देना कि कौन सा कॉलम किस चीज़ का है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, इतनी चीज़ें मेंशन करने के बाद फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है कि परचेज किए हैं गुड्स घनश्याम से, लिस्ट प्राइस 80,000 थी और 20% ट्रेड डिस्काउंट था। हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, एमआरपी यानी कि लिस्ट प्राइस से माइनस कर लेते हैं और उसके बाद जो अमाउंट आता है उतने से एंट्री पास करते हैं। तो 80,000 का 20% हो जाएगा बाबू 16,000, और 16,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64,000। ठीक है, तो ये इतना बड़ा बोलने के बजाय हम सीधे बोल सकते थे कि परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम फॉर कितना, 64,000। ये बात समझ में आ रही है, लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके हमें एंट्री करनी है। तो दो अकाउंट इसमें क्या होगा, एक तो हमारा हो जाएगा परचेज और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, घनश्याम। अब परचेज हम लोग पहले से याद रखें, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो मेरी एंट्री हो जाएगी, परचेज को डेबिट कर देंगे और घनश्याम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या लिख देंगे, टू घनश्याम। और नरेशन क्या हो जाएगा बाबू, नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम घनश्याम। चलिए, अमाउंट हमारा माइनस करके आया था कितना, 64,000।
तो 64,000 लिख देंगे। चलो ये हो गया। अब अगले ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है 13 तारीख का है। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। घनश्याम को रिटर्न किए, तो एक तो रिटर्न अकाउंट होगा और दूसरा घनश्याम होगा, ठीक है। अब रिटर्न कौन सा वाला होगा, तो इससे पहले हमने क्या किया, परचेज किया है, मतलब ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। तो एक अकाउंट होगा हमारा परचेज रिटर्न और दूसरा अकाउंट क्या होगा, घनश्याम हो जाएगा। अब अगर परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और अपोजिट में कौन था, दूसरा अकाउंट घनश्याम था, तो घनश्याम। तो हमारी एंट्री हो गई घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न, और नरेशन हम लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू घनश्याम, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, अमाउंट इसका कितना रहेगा बाबू, तो अमाउंट में क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है कि 5,000 का रिटर्न नहीं है, 5,000 की लिस्ट प्राइस का रिटर्न है। तो एक बात बताओ, जब परचेज किए थे तो क्या लिस्ट प्राइस जो 80 थी उससे एंट्री किए हो तुम, लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं किए थे ना। पिछले भी ट्रांजैक्शन में लिस्ट प्राइस 80 था, तो क्या हम यहाँ पे 80,000 लिखे अपने आंसर में, नहीं, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए थे। वैसे ही जब रिटर्न में लिस्ट प्राइस है 5,000, तो क्या 5,000 से रिटर्न होगा, नहीं, लिस्ट प्राइस हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पर। सर इसका ट्रेड डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो क्या होगा इसका ट्रेड डिस्काउंट, दिया तो है भाई। जब घनश्याम से परचेज करते टाइम 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो रिटर्न पे भी तो वही डिस्काउंट रहेगा, वही सामान तो हम वापस कर रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ी वापस कर रहे हैं। तो यानी हमें 5,000 में से 20% माइनस कर देना है, जो कि 1,000 आएगा। तो 1,000 माइनस करके हम एंट्री कर देंगे कितने से, 4,000 रुपीज से। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। फिर ऐसे पर्टिकुलर में एक लाइन बना देना, डेट में डेट लिख देना। अगला 15 तारीख का ट्रांजैक्शन है, पेड कैश टू घनश्याम। तो बाबू इसमें दो अकाउंट क्या होगा, एक तो कैश हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, घनश्याम हो जाएगा, ठीक है। और एक वर्ड तुमको दिख गया फुल सेटलमेंट, तो जैसे तुमको फुल सेटलमेंट दिखा मतलब तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या है, कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट होगा ही। और कैश डिस्काउंट किस साइड पे आता है, जिस साइड पे कैश या बैंक लिखा जाता है उसी साइड पे डिस्काउंट आता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर है। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब हम सप्लायर से सामान खरीदते हैं, पर कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी दिया जाता है जब किसी को पैसा देना होता है या कोई हमें पैसा दे रहा होता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है, उसके लिए अलग से कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता डिस्काउंट नाम से। पर कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ये बात समझ आ रही, खैर एंट्री कर ली जाए। तो इसमें पहले तुमको दो अकाउंट दिख रहा है, एक दिख रहा है बाबू कैश और दूसरा दिख रहा है घनश्याम। अब रूल अप्लाई करो, कैश गुड्स और एसेट किस में आते हैं, रियल में आते हैं, यानी कैश हमारा रियल है और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम पेमेंट करें तो कैश आया कि गया, कैश गया ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पेड कैश मतलब कैश चला गया, तो कैश चला गया तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो घनश्याम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बाबू, घनश्याम को हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो घनश्याम को हम कर देंगे डेबिट और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पर यहाँ पे तो फुल सेटलमेंट भी लिखा था, तो जिस साइड पे कैश है उस साइड पे डिस्काउंट लिख दो। कैश क्रेडिट में लिखे हैं तो डिस्काउंट भी किस में लिखेंगे, क्रेडिट में। पर ये हम लोग अलग से पढ़े थे कि कैश डिस्काउंट के लिए दो अकाउंट यूज होता है, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और एक होता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यूज कौन सा करना है, जब डेबिट में डिस्काउंट लिखेंगे तो अलाउ लिखेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे तो रिसीव लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अमाउंट कितना होगा, कह रहे कितना मिला है, देखिए कितना दिए हैं, 57,500, 57,500। तो कैश में तुम लिख दो पहले 57,500, कैश दिया था तो हमने कैश लिख दिया। अब तुम ये निकालो कितने का हिसाब था, देखो भाई 64,000 हमने बेचा, उसने रिटर्न कितना खरीदा, सॉरी 64 का हमने खरीदा
उसमें से हमने रिटर्न कितना कर दिया 4000। जब 64 खरीद के 4000 का रिटर्न कर दिए तो अभी हमें सिर्फ 60,000 रुपीज ही तो देने थे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 के बजाय हमने सिर्फ 57,500 दिया, यानी हमने 2500 रुपये बचा ली कि नहीं बचा लिए। और क्वेश्चन कह रहा है हिसाब भी फुली सेटल्ड है, अब बाकी का 2500 नहीं देना, यानी 2500 ही हमारा क्या होगा डिस्काउंट। और डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर हमेशा रखना होता है, तो दोनों ऐड करके आपने 60 लिख दिया, किसमें घनश्याम में लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है। नरेशन क्या हो जाएगा बाबू, कैश पेड टू घनश्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ गए? बताइए इसमें यहां तक में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट है किसी का? चलो अब अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी पहले ट्रांजैक्शन की तरह ही है। परचेज किए तो एक अकाउंट बाबू हमारा क्या हो जाएगा परचेज, और दूसरा क्या बनेगा रघु, क्योंकि उधार ही खरीद रहे हैं तो नाम ही अकाउंट बनेगा। कैश तो है नहीं, कैश होता तो रघु फिर छोड़ देते, फिर कैश को अकाउंट मान लेते। तो एक अकाउंट बना परचेज और दूसरा हुआ रघु। और परचेज हमेशा क्या होता है डेबिट होता है, तो डेबिट कर दो। एंट्री में हमारे परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रघु को क्या कर देंगे बाबू क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु या फिर टू रघुज अकाउंट। ठीक है, बस यही इतनी चीज करनी थी। और नरेशन हमारा क्या हो जाएगा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रघु। नरेशन का सिंपल मतलब होता है कि क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में वही आप लिख दीजिए कम से कम शब्दों में। ठीक है, अमाउंट जैसे पहले किए थे, लिस्ट प्राइस दिया है 40, पर लिस्ट प्राइस से तो एंट्री होगी नहीं, लिस्ट प्राइस से माइनस करना पड़ेगा। तो 40,000 में से 15% माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 6,000, और 6,000 माइनस करके 34,000 हम किस में लिख देंगे अमाउंट में लिख देंगे। तो 34,000 यहाँ हो गया और 34,000 यहाँ हो गया। बताओ यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है किसी को? यहाँ तक चीजें समझ आ रही? ठीक है, चलिए अब इसके बाद से अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। तो इसके बाद बाबू अगला ट्रांजैक्शन हमारा कह रहा है कि रिटर्न गुड्स टू रघु, लिस्ट प्राइस 6,000 है। तो अगर रघु को हम रिटर्न कर रहे हैं तो एक अकाउंट हमारा बनेगा रिटर्न और दूसरा बनेगा रघु। अब कौन सा वाला रिटर्न है ये, परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न? कौन सा रिटर्न है ये परचेज रिटर्न है बाबू। कैसे पता करना रिटर्न, बहुत आसान है, आप बस ऊपर देखो ना, रघु को रिटर्न किए, इससे पहले रघु के साथ परचेज किए कि सेल किए, परचेज किए, तो इसका मतलब ये रिटर्न कौन सा वाला होगा परचेज रिटर्न होगा। तो एक अकाउंट हमारा बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट और दूसरा हमारा बनेगा रघु। अब रूल अप्लाई कर लो, परचेज का तो तुमको याद ही नहीं रखना होता, परचेज हमेशा क्या होता है डेबिट होता है, तो फिर परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा उसका उल्टा यानी क्रेडिट। तो यानी परचेज रिटर्न को हमें क्रेडिट करना है और रघु को फिर क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। तो कर लीजिए आप, रघु को हम कर देते हैं डेबिट, तो रघु डेबिट हो जाएगा, और जो है परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एकदम पहले जैसे है, एकदम कुछ भी अलग नहीं है। जैसे ऊपर के 3 ट्रांजैक्शन थे वही तीनों ट्रांजैक्शन रिपीट हो रहे हैं, बस नाम और अमाउंट डिफरेंट है। अमाउंट 6,000 लिखा जाएगा, 6,000 लिखेंगे परचेज रिटर्न में नहीं लिखेंगे बाबू। यहाँ क्या लिखा है लिस्ट प्राइस है 6,000, यहाँ आप लिस्ट प्राइस 40 थी तो 40 से थोड़ी एंट्री किए थे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए थे ना इसमें से। तो यहाँ पे भी जब लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000 लिखा है तो इसमें से भी 15% माइनस करोगे तो 15% हो जाएगा 900 रुपये। और मेरे बच्चे कैलकुलेटर लाते हैं अचार डालने के लिए, वो सोचते सर तो करेंगे ही, सर कैलकुलेट करे, कैलकुलेटर हम काहे निकालें। नहीं, हर दिन बैग में लाएंगे, हर दिन वापस ले जाएंगे, धूप में उसको सुखाएंगे, एक दिन अचार उसका बढ़िया बनेगा। निकालो नालायकों,
6,000 का 15% हो जाएगा बाबू 900 रुपये, ठीक है। और 6,000 में से 900 माइनस करेंगे तो 5100 हमारा बचेगा। तो 5100 हम किस में लिख देंगे, यहाँ पे रिटर्न में, ठीक। चलो बताइए, पन्नी भी नहीं खुली अभी, पन्नी फाड़ी जा रही कैलकुलेटर की, एकदम एंटीक कैलकुलेटर बनाना है इसको। 5100 का रिटर्न हो गया, ठीक है। अब अगला ट्रांजैक्शन देखो बाबू, लास्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है पेड कैश टू रघु। तो अब इसमें एक अकाउंट आपको दिखा तुरंत कैश, और दूसरा क्या दिख गया, रघु दिख गया, ठीक है, दिख गया दोनों। और क्वेश्चन में एक वर्ड दिखा फुल सेटलमेंट, जैसे तुमको फुल सेटलमेंट दिखा तुम समझ गए यहाँ पे डिस्काउंट तो है। लेकिन डिस्काउंट छोड़ो, पहले तुम नॉर्मल एंट्री करो कैश और रघु से। कैश बाबू रियल है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश होगा क्रेडिट। और रघु पर्सनल है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब रघु को पैसा देंगे तो रघु पैसा रिसीव करेगा, यानी रघु बना रिसीवर, तो रघु क्या हो जाएगा, डेबिट। हमें इस तरीके से दोनों अकाउंट पे रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप एक अकाउंट का सही से ही पता कर लो। एक अकाउंट अगर हमारा क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब दूसरा वाला डेबिट ही होना है। तो अगर कैश क्रेडिट हो रहा है मतलब रघु क्या होगा, डेबिट होगा, बिना रूल बताए हम बता सकते हैं। तो यानी हमें रघु को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, और कैश को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। चलिए ये इतना हो गया। पर क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा था फुल सेटलमेंट, और फुल सेटलमेंट का मतलब कि यहाँ पे डिस्काउंट है अगर पूरा इस, क्योंकि सारा पैसा तुम दे नहीं रहे, ऑब्वियस सी बात है। कितना पैसा दे रहे हैं यहाँ पे देखो, तुमने खरीदा कितने का था रघु से, 34,000 का, राइट। और तुमने वापस कितना किया है, वापस किया है बाबू 5100। तो जब 34 में से हमने 5100 वापस कर दिया तो हमारा हिसाब कितने का बचा, 28,900 का बचा। यानी हमें 28,900 रुपीज किसको लौटाने हैं, रघु को देने हैं। पर हम रघु को एक्चुअली में दे कितना रहे हैं बाबू, हम दे रहे हैं सिर्फ 27,000। तो इसका मतलब, और सुनो 27 दिए तो तुमने कैश में 27 लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन कह अभी भी इसका मतलब कि हमारा हिसाब बचा ना, 27 का रिटर्न हुआ तो हमारे पास कितने का हिसाब बचा, 1900 का बचा। पर क्वेश्चन कह रहा भैया फुली सेटल्ड, 1900 भूल जाओ, फुल सेटलमेंट हो चुकी है। तो इसका मतलब 1900 मेरा क्या है, डिस्काउंट है। और डिस्काउंट किधर लिखना है, तुमको दिमाग लगाना ही नहीं, कैश किस साइड पे लिखे हो, क्रेडिट पे लिखे हो, तो डिस्काउंट भी किधर लिख दोगे, क्रेडिट पे लिख दोगे। जिस साइड पे कैश या बैंक रहेगा सेम साइड पे डिस्काउंट रहेगा। और क्रेडिट वाला कौन सा रहता है, डिस्काउंट रिसीव रहता है, ठीक है। चलिए, और ये टोटल हम यहाँ पे दोनों ऐड करके लिख दिए 28,900। बताइए यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक में कोई डाउट किसी का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, आगे नहीं है शायद, ये क्वेश्चन यहीं पे ओवर हो गया, चलिए खत्म, ठीक। अब बाबू बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन है, 6 जनवरी, 8 जनवरी और 15 जनवरी का, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं तीनों ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं। और सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 6 जनवरी का, सोल्ड। अच्छा पता है, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में किए हो ना परचेज वाला, वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। पर डिफरेंस है कि वो परचेज पे था और ये किस पे, सेल्स पे। बाकी ट्रांजैक्शन वही है कि एक बार बेचेंगे, फिर रिटर्न करेंगे, फिर पैसा देके फुल सेटल करेंगे। तो देखो पहले कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, तो सबसे पहले तुमको दिखा सेल्स एक अकाउंट, मुस्कान सेकंड अकाउंट, मिल गया। और ट्रेड डिस्काउंट तो हमें पहले से पता है, ट्रेड डिस्काउंट को लिखना नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। अच्छा सेल्स और मुस्कान मिला तो पहले एंट्री कर लेते हैं। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी बाबू, मुस्कान को हमें डेबिट कर देना है, मुस्कान को हम कर देंगे डेबिट, और सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट का। तो एंट्री हो गई मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू मुस्कान। अमाउंट कितना लिखेंगे, लिस्ट प्राइस दिया ना भैया, यहाँ पे क्या दिया है, लिस्ट प्राइस है 4,000 और 4 लाख। तो लिस्ट प्राइस से मतलब नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो 20% है इसमें से माइनस कर देंगे, तो 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट आएगा और 4 लाख में से
20% 80,000 माइनस करके 3,20,000 बचा, वो हम लिख देंगे मुस्कान में और सेल्स में। यहां तक में कोई समस्या नहीं होगी। आगे क्वेश्चन कह रही है 6 जनवरी का था बाबू, 6 जनवरी। फिर 8 जनवरी का ट्रांजैक्शन देखो, कह रहा है कि मुस्कान रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। मुस्कान रिटर्न करे तो एक अकाउंट तो भैया मुस्कान हो जाएगा और दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्न कौन सा होगा, इसके पहले वाला ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज की सेल मुस्कान से, सेल्स है, तो इसका मतलब ये कौन सी वाली रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न हो गई। बस समझ गए आप, सेल्स रिटर्न है ये। अच्छा, अकाउंट तो मिल गया, एक मुस्कान और दूसरा कौन सा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। पर डेबिट क्रेडिट का क्या करें, या तो देखो तुम सेल्स रिटर्न वाला पता कर लो, मुस्कान अपने आप पता चल जाएगा। वो कैसे पता होगा, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, तो सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। और अगर सेल्स हमेशा क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट, पता चल गया। अब सेल्स रिटर्न को आप डेबिट कर दीजिए तो हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और दूसरा अकाउंट कौन सा था, मुस्कान, तो मुस्कान क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। अमाउंट क्या 10,000 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि लिखा है लिस्ट प्राइस ऑफ 10, ये 10,000 लिस्ट प्राइस है। तो जब हम परचेज सेल पे लिस्ट प्राइस नहीं लिखते हैं तो रिटर्न पे कैसे लिख सकते हैं। तो वही मुस्कान का ट्रेड डिस्काउंट कितना चल रहा है, 20% चल रहा है ना, तो 10,000 का 20% 2,000 माइनस करके 8,000 रुपीज हम किस में लिख देंगे, सेल्स रिटर्न में और मुस्कान में। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अगला बाबू हमारा है 15 जनवरी का, तो डेट लिख देते हैं। नरेशन क्या हो जाएगी सेल्स रिटर्न वाले की, बीइंग गुड्स रिटर्न बाई मुस्कान। ठीक है, चलो, या आगे और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। अगला है रिसीव फ्रॉम मुस्कान, मुस्कान से मिला। भैया क्या मिला मुस्कान से, कैश मिला ना, ठीक है, रिसीव फ्रॉम मुस्कान। तो एक अकाउंट हमारा हो जाएगा मुस्कान और दूसरा रिसीव्ड का मतलब क्या, रिसीव्ड, कैश रिसीव। तो एक मुस्कान हो गया और दूसरा क्या हो गया बाबू, कैश हो गया। ये बात समझ में आ रही है, कैश और मुस्कान, ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फुल पेमेंट हो रही है और कैश डिस्काउंट भी है, तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। तो 3 अकाउंट मिल गए आपको, कैश, मुस्कान और डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट तो हम पहले नहीं लिखते हैं, हम पहले कैश और मुस्कान लिखेंगे और जिस साइड कैश रहेगा सेम साइड पे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट। अब तुम रूल अप्लाई कर लो, किस पे अप्लाई करना चाहते हो, कैश पे कि मुस्कान पे, किसी एक पे अप्लाई कर लो। किस पे कर लिया जाए, मुस्कान पे कर लिया जाए। मुस्कान क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान, मुस्कान से पैसा मिला, तो मुस्कान रिसीवर हुई कि गिवर हुई, गिवर हुई ना। मुस्कान से पैसा मिला मतलब मुस्कान ने पैसा दिया, तो मुस्कान गिवर है यहाँ पे। और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी मुस्कान को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम मुस्कान को क्रेडिट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कैश को फिर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री कर लो, कैश को डेबिट कर लो और मुस्कान को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। ये हो गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। पर कैश डिस्काउंट भी तो बोला है, और कैश डिस्काउंट किस साइड पे रहेगा, जिस साइड पे कैश है। इस बार कैश किस साइड पे है, डेबिट साइड पे, यानी हमारा डिस्काउंट भी यहीं डेबिट में लिखना है, इसलिए हमने एक लाइन छोड़ दिया था। क्या लिख देंगे, डिस्काउंट। और डेबिट वाला कौन सा डिस्काउंट होता है, अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। ये बात समझ में आ रही। अब बात है अमाउंट की, कह रहा है भैया 4% डिस्काउंट काटेंगे और सारा पैसा ले लेंगे। तो सबसे पहले तो तुम निकालो कितने का हिसाब है, बेचा आपने कितना, 3,20,000, उसमें से कितने का सामान वापस आ गया, 8,000। तो भैया हिसाब कितने का बना, 3,12,000 ना, यानी मुस्कान से आपको कितने पैसे लेने हैं, 3,12,000 लेने हैं। और इसी 3,12,000 पे हम क्या कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे बाबू डिस्काउंट, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना पैसा है उस पे हमें 4% डिस्काउंट लगा के पैसा ले लेना है। तो 3,12,000 का 4% आएगा बाबू 12,480। तो 12,480 हम लिख देंगे किस में, डिस्काउंट में। और 3,12,000 में से उस डिस्काउंट को माइनस करके पैसा हम रिसीव कर लेंगे 2,99,520। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। कोई राजा राम है, उनके यहाँ में जर्नल एंट्री करनी है। तो हम सबसे पहले अपने आंसर में
टॉप पे मेंशन करते हैं कि जर्नल एंट्री हम किसके यहाँ करें, तो हम करें जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, आगे हम लिख देंगे राजा राम एंड कंपनी। ठीक है, फिर हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, और उसके बाद फिर हम अपना एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो पहला ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रहा है, देखो ये सारे ट्रांजैक्शन 2025 के हैं। ये 3 मार्च, सबसे पहले देखो ये 3 मार्च का ट्रांजैक्शन, फिर 5 मार्च, फिर 6 मार्च, फिर 8 मार्च और फिर 10 मार्च। ये इतने ट्रांजैक्शन के हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला 3rd ऑफ मार्च का ट्रांजैक्शन कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश, पैसा दे के हमने गुड्स खरीदा है। तो अगर आपने पैसा दे के गुड्स खरीदा है तो एक अकाउंट तो बाबू आपका कैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खरीदे हैं तो कैश, और दूसरा खरीदे हैं मतलब हम क्या बोल सकते हैं, परचेज। तो एक अकाउंट हमारा परचेज हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, कैश हो गया। अगर यही उधार खरीदते तो एक अकाउंट परचेज होता और दूसरा अकाउंट नाम हो जाता, जिससे भी खरीदते उसका नाम। ठीक है, इस तरीके से अकाउंट हम पहचान सकते हैं। तो परचेज और कैश तुम्हें 2 अकाउंट मिल गया। पर कह रहे इसमें कैसे खरीदे, तो कह रहे लिस्ट प्राइस 4 लाख रुपए की थी और इस लिस्ट प्राइस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग को ये पता है कि ट्रेड डिस्काउंट हम हमेशा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 4 लाख में से 10% माइनस करके हम इसको 40,000 आए 10%। तो 4 लाख में से 10% माइनस किया तो 40,000 माइनस करके हमारा कितना बचा, 3,60,000। तो ये बोलने के बजाय कि परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, हम सीधे सीधे बोल सकते थे परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹3,60,000। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करना होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 3,60,000, लेकिन आगे कह रहा है भैया 2.5% का कैश डिस्काउंट भी है। तो एक अकाउंट हमारा क्या होगा, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट के लिए हम बताए थे कि जिस साइड पे आप कैश या बैंक लिखोगे उसी साइड पे आप क्या कर दोगे, डिस्काउंट भी लिख दोगे। तो वही कर लिया जाएगा, पहले नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं। एक अकाउंट मिला परचेज और दूसरा मिला क्या, कैश। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी अब वो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट को, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब परचेज कितना हुआ था, 3,60,000, तो परचेज में आप लिख दिए 3,60,000। ठीक, अब पूरा 3,60,000 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या करना है, हमें 2.5% कैश डिस्काउंट की भी एंट्री करनी है। तो डिस्काउंट किस साइड पे लिखा जाता है, जिस साइड पे कैश रहता है, और कैश हमने किस साइड पे लिखा है, क्रेडिट में। तो डिस्काउंट भी हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टू डिस्काउंट, और क्रेडिट वाले डिस्काउंट का नाम हम क्या रखते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो हमारी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट कितना है, वो डिस्काउंट है 2.5%। तो 3,60,000 का 10% 36,000 हुआ, 5% उसका आधा 18,000 और 2.5% उसका भी आधा यानी कि 9,000 रुपये। तो डिस्काउंट में हमने लिख दिए 9,000 रुपये और 9,000 माइनस करके 3,51,000 किस में आ गया, कैश में आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। सीधी सी बात है, आप कैलकुलेटर पे 3,60,000 इंटू 2.5% करना, 9,000 आ जाएगा, उसको डिस्काउंट में लिख देना और 9,000 माइनस करके कैश में लिख देना। ठीक, अब नरेशन क्या हम लिख सकते हैं बाबू, नरेशन लिख सकते हैं गुड्स परचेज्ड, या आगे और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, बस। फिर उसके बाद से सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला कह रहा है 5 तारीख है, ये 3 मार्च का था। तो जैसे यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख दिए 2025 और यहाँ पे आपने लिख दिया 3rd मार्च। ठीक है, अब अगला ट्रांजैक्शन हमारा 5th मार्च का है, तो मेंशन कर देंगे 5 मार्च। अब यहाँ पे अगला ट्रांजैक्शन हो जाएगा 5 मार्च को। क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश के लिए गुड्स बेचा है। तो वैसे पहले ट्रांजैक्शन की तरह है, एक अकाउंट हमारा हो जाएगा सेल्स और दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैश। और जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है तो सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री में सेल्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, मतलब कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी वो कैश अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देना क्योंकि कैश डिस्काउंट भी है शायद। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री हो गई सिंपल सी।
ये तो आसान होती है। कितने का था, तो कह रहा है भैया लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपए थी, तो 2 लाख पे तो एंट्री होगी नहीं, क्योंकि 2 लाख क्या है, लिस्ट प्राइस है। और ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस 2 लाख में से आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर लीजिए, जैसे हमेशा करते हैं। तो 2 लाख का 15% 30,000 हुआ, और 30,000 माइनस करने पे हमारा आ गया 1,70,000। तो हम यहाँ पे सेल्स में कितना लिखेंगे, 1,70,000 लिख देंगे, क्योंकि सेल 170 की हुई है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि सर 3% का कैश डिस्काउंट भी, क्योंकि हम खरीदते टाइम पे कैश में खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो सामने वाला हमें डिस्काउंट दे रहा है 3%। तो डिस्काउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भले ना लिखें, कैश डिस्काउंट को सेपरेटली लिखा जाता है। किस साइड लिखेंगे, जिस साइड कैश है। कैश किस साइड पे है, डेबिट में। तो डेबिट में आप लिखेंगे डिस्काउंट। और डेबिट वाला डिस्काउंट कौन सा होता है, अलाउड वाला। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। अब डिस्काउंट कितना बोला, वो क्वेश्चन में बोला था कि डिस्काउंट जो है हम कितना परसेंट देंगे, 3% देंगे। तो इसका 170 का 3% हम निकाल लेंगे, ये हमारा आ जाएगा बाबू 5100। और 5100 माइनस करके 164900 आ जाएगा कैश में। समझ में आया? सबसे पहले अमाउंट लिखना होता है परचेज या सेल्स का, और फिर उसी पे डिस्काउंट लगा देना है, फिर डिस्काउंट को लिख देना है। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है? सिंपल एंट्रीज है। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, 6 मार्च का है, फिर से बेच रहे हैं। कह रहा है इस बार हमने उधार बेचा है। कैसे पता उधार, देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, लिस्ट प्राइस 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट। कहीं पे बोला है कि कैश में बेच रहे हैं, और नाम दिया है। जब भी नाम दिया रहता है और कैश नहीं बोलता तो क्या मानते हैं, उधार मानते हैं। तो एक अकाउंट हमारा हुआ सेल्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, नागपाल। अब कैश में बेचे होते तो नागपाल की जगह कैश अकाउंट हो जाता। तो एक सेल्स हुआ, एक नागपाल। और जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो सेल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर सेल्स को हम क्रेडिट करने वाले हैं, मतलब नागपाल को फिर हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बाबू, नागपाल को हम कर देंगे डेबिट, और सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन में आप क्या लिख दोगे, गुड्स सोल्ड टू नागपाल। अब अमाउंट कितना था, कह रहा है 1 लाख है, पर 1 लाख तो लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस पर तो एंट्री हो नहीं सकती, हमें 20% माइनस करना पड़ेगा। तो 1 लाख का 20% हो जाएगा 20,000, और 20,000 माइनस करके 80,000 रुपये हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। इस क्वेश्चन में कैश में बेचे नहीं है, उधार में बेचे हैं, इसलिए क्वेश्चन में शायद कोई कैश डिस्काउंट भी नहीं दिया, तो ये भी काम हो गया। डेट 6 मार्च थी, तो 6 मार्च मेंशन कर देंगे। चलिए, नरेशन नहीं लिख रहे हैं, नरेशन आप लिख लेना है। ठीक, चलो अगला है, अगला ट्रांजैक्शन है 8 तारीख का। नागपाल रिटर्न्ड 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल रिटर्न कर रहा है बाबू। तो एक अकाउंट क्या हुआ, नाम दिखा तुमको, तो एक अकाउंट नागपाल हो गया, और रिटर्न करा तो दूसरा अकाउंट रिटर्न होगा। पर ये परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न, डिपेंड करता है नागपाल से खरीदे थे कि बेचे थे। और जस्ट ऊपर नागपाल को हमने क्या किया है, सेल्स किया है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला रिटर्न हुआ, ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। तो हमारा एक अकाउंट बनेगा नागपाल, और दूसरा अकाउंट बनेगा सेल्स रिटर्न। ये बात समझ में आई? अब एंट्री तुमको पता है, परचेज हमेशा डेबिट होगा, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। और सेल्स अगर हमेशा क्रेडिट होगा, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देना है, और जो दूसरा वाला अकाउंट है नागपाल, उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो हमारी एंट्री जो होगी वो हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या लिख देंगे, टू नागपाल। हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स रिटर्न्ड बाय नागपाल। ठीक है, नरेशन होगा गुड्स रिटर्न बाय नागपाल। अब अमाउंट कितना है, तो कह रहा भैया 1/4 रिटर्न किए हैं, 1/4 रिटर्न किए हैं। तो कुछ नहीं करना है, तुमने कितने की सेल की एंट्री की थी, यहाँ देख लो 80,000 की। तो 80,000 का आपने किया है सेल, इसी का कर दो इंटू 1/4, बस आपको पता चल जाएगा कि कितना रिटर्न हुआ, क्योंकि कह रहा है ना क्वेश्चन की 1/4 रिटर्न की।
तो 1/4 निकाल लो। तो 1/4 बाबू हमारा कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो एंट्री करनी है वो कितने से करनी है, 20,000 से करनी है। तो बस हम अमाउंट लिख देंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू नागपाल 20,000 एंड 20,000। चलो ये वाली भी एंट्री हो गई। अब ये शायद 8 मार्च का था। अब आखिरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। आखिरी ट्रांजैक्शन कह रहा है क्वेश्चन में कि जो नागपाल है उसने क्या कर दिया, सेटल कर दिया अपना अकाउंट। मतलब कि वो हमको पैसा दे के हिसाब बंद कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो और कैसे खत्म कर रहा है, बाई पेइंग कैश। कैश दे के अपना हिसाब खत्म कर रहा है। तो भैया अकाउंट में क्या होगा, एक तो कैश हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, नाम, क्योंकि नाम दिया तो नाम अकाउंट बनेगा। तो नागपाल हो गया और कैश हो गया। और कह रहे भैया 5% का वो कैश डिस्काउंट मिलेगा, फ्री में नहीं अकाउंट सेटल करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट दे दिया जाएगा। पहले हम नागपाल और कैश से एंट्री कर लेते हैं, फिर जिस साइड पे कैश रहेगा उसी साइड पे डिस्काउंट लिख देंगे। तो अभी रूल अप्लाई कर लो, नागपाल किस में आता है, पर्सनल में आता है। और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब एक बात बताओ, नागपाल हमें पैसा दे रहा है कि हम नागपाल को दे रहे हैं, नागपाल हमें दे रहा है। कैसे पता, क्योंकि हमने नागपाल को सामान बेचा था ना, तो पैसा कौन देगा, नागपाल देगा। इसका मतलब नागपाल कौन हो गया, गिवर हो गया। जब वो सेटल करेगा तो वो गिवर हो जाएगा, क्योंकि वो हमें पैसा दे रहा है। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी हमें नागपाल को क्या कर देना है, हमें नागपाल को क्रेडिट कर देना है। तो हम कर देंगे, नागपाल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू नागपाल। ठीक है, टू नागपाल हो गया। और दूसरे साइड पे कौन सा अकाउंट हमारा था, वो कैश था ना, तो हम क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू नागपाल। हो गया काम। अब अगला क्वेश्चन है कि सर डिस्काउंट किस साइड पे रहेगा, तो जिधर नागपाल है उधर रहेगा या जिधर कैश है उधर रहेगा, जिधर कैश है उधर रहेगा ना। तो कैश हमारा डेबिट में है, मतलब डिस्काउंट भी हमें किस साइड पे लिखना है, डेबिट में लिखना है। तो लिख दो तुम डिस्काउंट। और डेबिट वाला कौन सा डिस्काउंट होता है, वो अलाउड होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। और नरेशन क्या हो जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नागपाल। आगे और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक, कितने तारीख का, ये 10th ऑफ मार्च का। अब क्वेश्चन है कितना अमाउंट होगा। तो आप देखिए, पहले आपने नागपाल को कितने का सामान बेचा, 80,000। उसमें से नागपाल ने कितने रुपए का सामान वापस कर दिया, नागपाल ने सामान वापस किया 20,000 रुपए का। तो अगर 80,000 रुपए में से नागपाल 20,000 का सामान वापस कर दे रहा है, तो हम लोग का हिसाब कितने का बचा, नागपाल से 60,000 का बचा। इसका मतलब नागपाल से हमें कितने पैसे लेने हैं, 60,000 रुपीज लेने हैं। तो अगर 60,000 लेना है तो आप नागपाल में लिख दो 60,000, पर पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नागपाल अकाउंट तो सेटल कर रहा है लेकिन वो डिस्काउंट पे सेटल कर रहा है। और कितना परसेंट बोला है, 5% डिस्काउंट बोला है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि 5% का डिस्काउंट लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी अकाउंट बची है सेटल करने के लिए 60,000 रुपीज की, उसी का 5% निकाल लेंगे। तो 60,000 का 5% आ जाएगा बाबू 3,000। तो 3,000 आप लिख दोगे डिस्काउंट में, और 3,000 का डिस्काउंट माइनस करके बचा हुआ पैसा हम नागपाल से रिसीव कर लेंगे। यानी कि कितना रिसीव करेंगे, 57,000। तो 57,000 हमारा किस में आ जाएगा, कैश में आ जाएगा। ठीक है, और नरेशन जान ही गए हो, कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बाबू क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रोज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है कुछ ट्रांजेक्शन दिए है और इससे आप जर्नल एंट्री कर दीजिए। तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कौन, रघुनाथ ब्रोज। रघुनाथ ब्रोज के यहाँ में जर्नल एंट्री करनी है, तो करिए रघुनाथ ब्रोज के यहाँ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट तैयार है। पहला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं रघुनाथ ब्रोज जो है 1 जून को कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मतलब ओनर बिजनेस शुरू कर रहा है, यानी पैसा लगा रहा है, यानी कैपिटल। और सी फॉर कैपिटल, सी फॉर
क्रेडिट पढ़े हैं, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो यानी कैपिटल आ रही है और कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखो अकाउंट ढूंढो। एक अकाउंट तो ओनर आया, ओनर आया मतलब अकाउंट क्या है हमारा, कैपिटल है, कैपिटल है एक। और दूसरा क्या दे रहा है हमें, कैश दे रहा है। तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो गुड्स भी तो दे रहा है, तो एक अकाउंट हो जाएगा गुड्स, और फिर वो दे रहा है फर्नीचर भी, तो तीसरा अकाउंट हमारा हो गया फर्नीचर। तो टोटल जो हमें इसमें अकाउंट मिले वो हमें मिला कैपिटल, जो हम रघुनाथ यानी ओनर के नाम की जगह पे यूज करते, क्योंकि ओनर का कभी नाम नहीं लिखा जाता है। ओनर अगर बिजनेस में कुछ दे रहा है तो हम कैपिटल लिखते हैं, और कुछ ले रहा है तो ड्राइंग लिखते हैं। तो एक अकाउंट ओनर के नाम की जगह कैपिटल हो गया, बाकी कैश गुड्स और फर्नीचर हो गया। तो एंट्री कर लो। कैपिटल हमेशा क्या होती, क्रेडिट होती है। तो अगर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब ये चीजें क्या हो जाएंगी, कैश गुड्स और फर्नीचर डेबिट हो जाएंगी। तो बस यही हमें करना है, कैश गुड्स और फर्नीचर को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स के बजाय हम या तो स्टॉक लिख सकते हैं बाबू, या फिर लिख सकते हैं परचेज। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। स्टॉक लिखना चाहो स्टॉक लिख लो, और परचेज की तरह दिखाना चाहो तो परचेज लिख लो। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसके अलावा उसने फर्नीचर भी दिया था, तो फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा, टू कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो हम लिख देंगे टू कैपिटल। और नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बिजनेस स्टार्टेड, या तो बस इतना लिख के छोड़ दो, या लिख दो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। बस अमाउंट हमारा है 2.5 लाख, 1 लाख और 60,000। तो लिख लेते हैं 2,50,000, 1 लाख रुपीज एंड 60,000। ठीक है सर। तो हो गया 4,10,000। ठीक है, चलो पहला ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है 2 जून का। 2 जून को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल। जैसे तुमको दिखा भैया सेल्स है, एक अकाउंट सेल्स, दूसरा अकाउंट नंदलाल। क्योंकि कैश तो बोला नहीं और नाम नहीं दिया, मतलब नाम दिया है मतलब उधार है। तो एक अकाउंट नंदलाल है, दूसरा हमारा सेल्स है, और सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कर दो भैया, नंदलाल को डेबिट कर दो, नंदलाल हमारे डेबिट हो जाएंगे। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स को आप क्रेडिट कर दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी हमारी नंदलाल को डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, तो कह रहा है भैया कितने का था, 20,000 का है, पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 10% यानी 2,000 माइनस कर दो, हमारा कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 नंदलाल में और 18,000 सेल्स में लिख दिया, काम खत्म। चलिए 1 जून का था, ये 2 जून का था। फिर अगला ट्रांजेक्शन हमारा 4 जून का है। कह रहा है नंदलाल रिटर्न, एकदम देखो डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है। जैसे पिछले क्वेश्चन में लास्ट के 3 ट्रांजेक्शन थे, सेल्स था, फिर रिटर्न कर रहा था 1/4, फिर पैसा दे रहा था, वैसे इसमें भी है, सेल है फिर रिटर्न हो रहा है। रिटर्न हुआ तो एक अकाउंट क्या बना, नंदलाल, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, रिटर्न। और कौन सा रिटर्न होगा, ये सेल्स रिटर्न होगा ना। क्यों, क्योंकि भैया जब हम नंदलाल को बेचे हैं तो जो रिटर्न होगा वो सेल्स रिटर्न ही तो होगा। तो नंदलाल हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। अब एंट्री कर लो। तो एंट्री कैसे होगी, नंदलाल है, सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न तुमको पता है क्या होता है, अगर परचेज डेबिट तो सेल्स क्रेडिट, और सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो यानी सेल्स रिटर्न को हमें कर देना है डेबिट। तो कर लेते हैं, सेल्स रिटर्न को हम कर देंगे डेबिट, और नंदलाल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नंदलाल, और नरेशन हो जाएगा गुड्स रिटर्न्ड बाय नंदलाल। अब अमाउंट कितना दिया है बाबू, तो कह रहे लिस्ट प्राइस है 4,000। तो 4,000 हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि कह रहे लिस्ट प्राइस है ना 4,000। जब बेचते टाइम पे लिस्ट प्राइस पे नहीं किए थे, तो वापसी के टाइम पे कैसे कर लें, डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा ट्रेड वाला। और कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 10%। तो इस 4,000 के लिस्ट प्राइस का 10% यानी 400 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3,600 रुपए आ जाएंगे माइनस करके। तो 3,600 रुपए किस में लिख दिया जाएगा, सेल्स रिटर्न में भी लिख दिया जाएगा और नंदलाल में भी लिख दिया जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलो ये हो गया अब, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखा जाए 4 जून के बाद। फिर 8 जून को क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नंदलाल से पैसा मिलेगा इस बार। ठीक है, कितना पैसा मिल रहा है,
तो कह रहा है रिसीव फ्रॉम नंदलाल, नंदलाल से मिला। तो भैया एक अकाउंट हमारा क्या हुआ, नंदलाल हो गया, और दूसरा अकाउंट रिसीव मतलब क्या रिसीव, कैश रिसीव, राइट। तो एक कैश हो गया, एक नंदलाल हो गया। और यहाँ बोला फुल सेटलमेंट, जब भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट है मतलब डिस्काउंट है। तो अभी डिस्काउंट बाद में लिखा जाएगा, पहले कैश और नंदलाल का फैसला कर लेते हैं। कोई भी पे रूल अप्लाई कर लो, नंदलाल पे अप्लाई करना चाहो तो उसी पे कर लो। नंदलाल है पर्सन, और पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल, नंदलाल से पैसा मिला तो नंदलाल पैसा देने वाले हो गए, यानी क्रेडिट द गिवर, तो नंदलाल को क्रेडिट कर देना है, और रिसीव्ड यानी कि कैश को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, नंदलाल। अमाउंट रिसीव कितना हुआ, कह रहा भैया 14,150 हुआ, और ये फुल सेटलमेंट में हुआ है। तो आपने कैश में लिख दिया 14,150, पर उससे पहले ये तो देख लो कि कितना रुपए डिस्काउंट होगा। अच्छा दूसरी बात, फुल सेटलमेंट बोला मतलब तुम जान रहे हो कि डिस्काउंट तो है ही, और किस साइड लिखा जाएगा, जिस साइड पे कैश है। कैश किधर लिखे हैं, डेबिट में लिखे हैं, तो डिस्काउंट भी किधर लिख दिया जाएगा, डेबिट में लिख दिया जाए, तो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट वाला होता है अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नंदलाल। नरेशन में क्या लिखोगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल, और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एंड डिस्काउंट अलाउड। अब कितना पैसा लेना है तो तुम देखो, नंदलाल को हमने कितने का सामान बेचा, 18,000। उसमें से उसने 3600 रुपए का सामान वापस कर दिया। तो जब हम 18 का बेच रहे हो, 3600 वापस कर दिया, तो हमें उससे कितना पैसा लेना है, 18,000 थोड़ी लेना है। रिटर्न वाला माइनस कर देना है, यानी 14,400 रुपीज आ रहा है लेने के लिए। तो माइनस करके रिटर्न हमें पता चला कि 14,400 से लेना है, पर वो तो सिर्फ 14,150 दे रहा है, यानी कि 250 रुपए नंदलाल नहीं दे रहा, और जो 250 नहीं दे रहा है वही हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। ये बात समझ में आ गई। चलो, ये ट्रांजैक्शन हमारा था 8 जून का, ठीक है सर। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं फिर क्या कह रहा है। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज फ्रॉम ब्रिजमोहन। तो भैया जैसे परचेज दिखा, एक अकाउंट परचेज हो गया, दूसरा हो गया ब्रिजमोहन। लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब माइनस कर लेना, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अकाउंट तुमको मिला है परचेज और ब्रिजमोहन, तो एंट्री करो। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो हमारी एंट्री में परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ब्रिजमोहन क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। क्योंकि अगर परचेज डेबिट है मतलब क्रेडिट कौन होगा, ब्रिजमोहन ही होंगे। जब दो ही अकाउंट है तो एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। डेबिट वाला तुमको पता है तो क्रेडिट तुमको वैसे ही समझ में आ गया। परचेज हमेशा डेबिट होता है मतलब ब्रिजमोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना है, 10,000 है, पर 10,000 लिस्ट प्राइस है, तो ये 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो। तो 10,000 का 15%, 1500 माइनस किए तो 8,500 रुपये परचेज में हमारा आ गया, और ब्रिजमोहन में भी आ गया। ठीक, चलो अगला ट्रांजैक्शन इसके बाद कह रहा है रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन, लिस्ट प्राइस 1,000। एकदम देखो वही वही सेम, तीनों का तीनों रिपीट हो रहा है, फिर से वही रिपीट हो रहा है। अंतर ये है कि तब सेल पे हो रहा था, अभी परचेज पे चल रहा है चीजें। रिटर्न हुआ तो भैया कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रिजमोहन से खरीदे हैं तो खरीदने की तो आपसी होगी। अगर परचेज था तो परचेज रिटर्न, सेल होता तो सेल्स रिटर्न होता। अकाउंट क्या होगा भैया, एक तो परचेज रिटर्न और दूसरा क्या हो जाएगा, वो ब्रिजमोहन। तो कर लो, परचेज हमेशा डेबिट है मतलब परचेज रिटर्न हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट है मतलब ब्रिजमोहन भाई साहब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो ब्रिजमोहन को आपने डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, हो गया काम। परचेज रिटर्न क्रेडिट और ब्रिजमोहन डेबिट। नरेशन, गुड्स रिटर्न टू ब्रिजमोहन। अमाउंट कह रहा है 1,000 रुपए, पर 1,000 के आगे क्या लिखा है, लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस पे तो कभी एंट्री होती नहीं है। तो 1,000 में से 15% यानी 150 रुपए माइनस किया, और माइनस करने के बाद 850 रुपए हमने लिख दिए किसमें, परचेज रिटर्न। अब एक बात बताओ, 8,500 का तुमने खरीदा सामान उधार, और उसमें से 850 माइनस कर दिया, तो जो अभी हमें ब्रिजमोहन को पैसे देने हैं वो कितने देने हैं, 7,650 देने हैं, माइनस करके 7,650 आ रहा है। तो यानी हमें कितना पैसा देना है ब्रिजमोहन को, 7,650। पर क्वेश्चन में दिलाया कितना है, अगले ट्रांजेक्शन में देखो
सेटल्ड द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाई पेइंग कैश। बाई पेइंग कैश मतलब एक अकाउंट बना ब्रिजमोहन और दूसरा अकाउंट क्या बन गया, कैश। ब्रिजमोहन और कैश, समझ में आ गया। और कह रहा है सर 4% का डिस्काउंट भी लेंगे, उसके बाद ही अकाउंट सेटल करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले एंट्री कर लो ब्रिजमोहन और कैश के। ब्रिजमोहन पर्सन, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन तुम कह रहे हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम एकदम नींद में हो, या तुम्हारा दिमाग इस समय जो है कहीं और सातवें आसमान पे उड़ रहा है, या ईद की तैयारी में लगा हुआ है तुम्हारा दिमाग, ठीक है। 2 दिन बाद ईद है तो तुम उसमें बिजी हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कि मतलब ब्रिजमोहन क्या पे रिसीवर है गिवर है, तुम क्योंकि सेटल बोल दिया, वैसे बोलता पेड टू ब्रिजमोहन रिसीव फ्रॉम ब्रिजमोहन, जैसे ऊपर वाले में बोला था रिसीव फ्रॉम ब्रिजमोहन, रिसीव फ्रॉम नंदलाल, तो तुमको वहां समझ में आ रहा था कि नंदलाल गिवर हो गया। पर यहाँ तो सेटल्ड ब्रिजमोहन लिखा है, यहाँ तो लिखा है नहीं कि रिसीव हो रहा है कि दे रहे हैं पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, छोड़ दो इसको, छोड़ो, दूसरे वाले अकाउंट पे रूल अप्लाई कर लो। जरूरी थोड़ी कि जो पहले मिलेगा उसी पे रूल अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई कर लो। सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाई पेइंग कैश। पेइंग कैश, कैश दिए हैं, कैश दिए मतलब कि कैश गया, और रियल कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया यानी कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि बोल रहा है पेइंग कैश, कैश चला गया, और कैश चला गया मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट करना है। तो अगर कैश क्रेडिट हुआ मतलब ब्रिजमोहन डेबिट हो गया। जरूरी नहीं है कि जो अकाउंट आपको पहले मिले आप उसी पे रूल अप्लाई करिए, तुम दोनों में से किसी एक पे रूल अप्लाई कर लो। अगर वो पता चल गया कि भैया ये क्रेडिट होने वाला है तो इसका मतलब कि ये वाला डेबिट ही होगा, या तुम पहले ब्रिजमोहन का पता कर लिए तो तुमको पता जब ब्रिजमोहन डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कोई एक ही पता करना है, और वो कोई एक तुम चूज कर सकते हो जिसमें भी तुमको आसानी से पता चल जाए, ठीक। तो ब्रिजमोहन को हमें डेबिट करना है और कैश को क्या करना है, वो क्रेडिट करना है, तो आप कर लीजिए एंट्री। ब्रिजमोहन को हम कर देंगे डेबिट और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पर यहाँ तो क्वेश्चन में अच्छा हिसाब कितने का था, ये ब्रिजमोहन में लिख दो 7650 हमने निकाला था ना, रिटर्न माइनस करके। खरीदे थे 8500, रिटर्न हुआ 850, तो बचा हिसाब 7650 का। अब कह रहा है कि पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, 4% का डिस्काउंट कटेगा, तो 4% डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट लिखा किधर जाएगा, कुछ एंट्री गलत नहीं लग रही है आप लोग को, बिल्कुल गलत है। ब्रिजमोहन डेबिट टू मोहन कहाँ से आ गया भाई, ब्रिजमोहन डेबिट टू क्या लिखना चाहिए, कैश लिखना चाहिए, तो ब्रिजमोहन डेबिट टू कैश। ये मेरे नालायक बच्चे तब बताएंगे जब हम पूछेंगे कि क्या गलत लग रहा है, उन्हें वैसे नहीं दिखेगा, उन्हें दिखाना पड़ता है कि बेटा देखो वहां कुछ गलत लग रहा है, तो हाँ सर गलत लग रहा है। ब्रिजमोहन डेबिट टू कैश, अब डिस्काउंट किधर रहेगा, जिस साइड पे हमारा क्या रहता है, कैश रहता है। कैश किधर दिख रहा है तुमको, क्रेडिट में, तो डिस्काउंट भी किधर लिखना है, क्रेडिट में, तो लिख दो टू डिस्काउंट। अच्छा क्रेडिट वाले डिस्काउंट का नाम क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म इज नॉट अलाउड, तो आपको पूरा लिखना है, ये हमारी तरह स्मार्ट बनने की कोशिश ना करिएगा, REC डॉट मार रहे हैं आप, ठीक है। पूरा सिर्फ सिर्फ अकाउंट एक ऐसा है जिसमें तुम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो A/C और ADR डॉट, बस। बाकी हर जगह आपको पूरा ही लिख के आना है, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं चल सकते एग्जाम में, ठीक। ये तो बच्चा 7000 है तो तुम लिख रहे हो 7K है, तो ये सब वाला काम नहीं भैया। चलिए अच्छा डिस्काउंट कितना बोला क्वेश्चन में, तो कह रहे हैं कि सर डिस्काउंट हमारा है 4% का, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिसाब कितना था 7650 का है, इसी का 4% निकाल लो, 306 रुपये आया, 306 लिख दो डिस्काउंट में, और माइनस करके 7344 लिख दोगे, किसमें, कैश में लिख दोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील। अनिल से भी खरीद रहे हैं और सुनील से भी खरीद रहे हैं। सर अनिल से कितना खरीदे, अनिल से सर खरीदे 5000, और सुनील से कितना खरीदे, सुनील से खरीदे 10,000। बेसिकली ये दो ट्रांजैक्शन मर्ज कर दिया। एक है परचेज फ्रॉम अनिल, तो उसमें दो अकाउंट क्या हुआ, वो एक तो परचेज हुआ, दूसरा हुआ अनिल। अब जिसका नाम अनिल होगा गुस्सा आएगा नहीं कि अनिल क्यों कह रहे हैं सर, ठीक है, खैर।
तो एक अकाउंट परचेज हुआ, दूसरा अनिल हो गया। और ऐसे जब परचेज फ्रॉम सुनील है तो एक अकाउंट परचेज हो गया, दूसरा हो गया सुनील। तो टोटल कितने अकाउंट मिले? 3, परचेज, अनिल और सुनील। और परचेज हमेशा क्या होता है बाबू? डेबिट होता है। तो कर दो तुम, परचेज हमेशा डेबिट होता है, मतलब अनिल और सुनील क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप एंट्री कर दीजिए, परचेज डेबिट और अनिल और सुनील क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेज अकाउंट को हम कर लेते हैं डेबिट, और अनिल और सुनील भाई साहब को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अनिल और सुनील। ये ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट होता है कि पहले अनिल लिखोगे फिर सुनील लिखोगे, तुम्हारी चॉइस है। साइड बस सेम होनी चाहिए, मतलब अगर क्रेडिट का है तो क्रेडिट में ही लिखना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा क्रेडिट में लिख रहा है। ठीक है, चलो तो परचेज हो गया और अनिल और सुनील क्रेडिट हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील। अमाउंट कितना कितना था बाबू? तो एक का अमाउंट है हमारा 5,000 रुपए और दूसरे का है 10,000 रुपए। तो लिख देते हैं, एक में लिखेंगे 5,000, दूसरे में लिखेंगे 10,000, और टोटल हमारा कितने का परचेज हो गया? 15,000 रुपए। चलिए नरेशन जानी कि आपको गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील। अगला ट्रांजैक्शन हमारा, अब अनिल और सुनील को पैसा देने वाला होगा। जब से मतलब हम लोग स्टार्ट किया अकाउंटिंग, 8 क्वेश्चन तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक सिर्फ खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। खरीदने बेचने से अभी तक हम लोग आगे उठ ही नहीं पाए हैं। चिंता मत करो, 1-2 क्वेश्चन में हम ये खरीदने बेचने की मोहमाया से काफी ऊपर उठ जाएंगे और आगे अलग अलग टाइप के एंट्री देखेंगे। अभी आई होप आपने इतने क्वेश्चन देख लें कि आपको परचेज सेल में अब तो कोई डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अगला ट्रांजैक्शन, अब एक एक करके पैसा देना है। सबसे पहले कह रहा है पेड कैश टू अनिल 1900, डिस्काउंट रिसीव 100। अनिल को पैसा दिया, वो तुमको तुरंत क्या दिखा? कैश दिखा, और तुरंत दिखा अनिल। तो तुमको अकाउंट मिला कैश और अनिल, और डिस्काउंट है तो मतलब डिस्काउंट भी अकाउंट होगा ही। तो सबसे पहले कैश और अनिल का कर लो। कैश पे किए हैं तो पे किए मतलब कैश क्या गया, और रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गया मतलब कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो फिर अनिल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आप कर लीजिए, अनिल को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो कर लेते, 19 जून ये था और ये था 18 जून का। ठीक है, तो कैश को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, और अनिल फिर क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो एंट्री हो गई अनिल डेबिट टू कैश। और यहाँ पे डिस्काउंट भी था, तो डिस्काउंट किधर रहता है? जिस साइड पे रहता है कैश, और कैश किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे है। मतलब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी किस साइड पे आ गया? क्रेडिट पे आ गया। और नरेशन हो जाएगा कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव। कितना पैसा दिए अनिल को? तो अनिल को हमने 1900 रुपए दिए और 100 रुपए डिस्काउंट लिए। तो कैश में तुम लिख दोगे 1900 रुपए, क्योंकि 1900 गया, 100 रुपए डिस्काउंट में, और दोनों ऐड करके 2000 रुपए इसमें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अभी अनिल का हिसाब बचा है। देखिए 2000 का सेटलमेंट आपने किया, आपने खरीदा था अनिल से 5000, तो 3000 का क्या हुआ सर? हमसे क्या मतलब, हम तो मुनीम आदमी हैं। क्वेश्चन जितने कहेगा उतने की एंट्री करेंगे, बाकी जब वो पैसा ला के देंगे तब एंट्री कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं एंट्री करेंगे। जितना कहेगा उतना करना है, बात खत्म। क्यों नहीं कहना है कि सर अब वो अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए ओनर गिफ्ट के लिए पैसा निकाल लिया, अब तुम कह रहे हो क्यों सर? क्यों इज नॉट द ऑप्शन। आपका ऑप्शन है एंट्री करना है, एंट्री करना है, एंट्री करिए, बात खत्म। क्यों आप नहीं कर सकते कि सर बाकी का 3000 का क्या हुआ? अरे भाई जब देगा तब एंट्री करेंगे। आप है मुनीम आदमी, इतना ध्यान रखिए, या मुनीम महिला। ठीक है, आप एंट्री करेंगे बस। अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? इस बार सुनील का हिसाब हो रहा है, और सुनील का तो पूरा ही खत्म हो रहा है। देखो पेड 9800 टू सुनील। तो पेड मतलब कैश, और सुनील दूसरा अकाउंट। तो एक अकाउंट बना कैश और दूसरा बना सुनील, और फुल सेटलमेंट तुमको दिख गया, मतलब तुमको समझ में आ गया कि सर डिस्काउंट तो है यहाँ पे। एंट्री कर लो, पेड टू सुनील। सुनील पर्सनल है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पे किए सुनील को मतलब सुनील पैसा पा रहा है यानी रिसीव कर रहा है, और रिसीव कर रहा है तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी सुनील को हमें करना है डेबिट। तो सुनील अगर डेबिट हो रहा है मतलब ये दूसरा वाला अकाउंट कैश क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा। तो कर दीजिए, सुनील को डेबिट कर दीजिए और कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो सुनील हमारा हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और फुल सेटलमेंट था, तो जिस साइड पे कैश लिखे हैं उसी साइड पे हम क्या लिख देंगे? डिस्काउंट भी लिख देंगे। तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो गया और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी क्रेडिट हो गया। और नरेशन हो गया कैश पेड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव। अच्छा दिए कितना थे? शायद 9800 दिए थे, लेकिन हिसाब तो सर 10,000 का था, 10,000 का खरीदे थे, तो इसका मतलब 200 रुपए क्या हो गए?
डिस्काउंट रिसीव हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। बॉट अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर खरीदे हैं। कौन? 50,000 रुपए में। किसके लिए? डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। रघुनाथ कौन है बाबू? रघुनाथ ब्रोज ही तो ओनर है। कह रहे रघुनाथ यानी कि ओनर ने अपने घर पे यूज करने के लिए कंप्यूटर खरीदा। देखो, ओनर जब भी बिजनेस से कुछ ले रहा है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पैसे का क्या करेगा, कंप्यूटर खरीदेगा, गुलाब खरीदेगा, मोमो खाएगा, मंचूरियन खाएगा, कि मोमो का ठेला लगाएगा। वो उसकी चॉइस है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस से पैसा निकला, और बिजनेस से अगर कुछ निकलता है तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं बाबू? ड्राइंग यूज करते हैं। तो एक अकाउंट हमारा होगा ड्राइंग, और दूसरा अकाउंट हमारा हो जाएगा कैश। कंप्यूटर नहीं, क्योंकि निकाला तो दुकान से कैश है ना, कंप्यूटर तो बाद में खरीदा है। वो क्या कर रहा है बाहर जाके, इससे हमको मतलब नहीं। दुकान से पैसा निकाला, इससे मतलब है। तो एक अकाउंट बना कैश, और दूसरा अकाउंट ओनर के नाम की जगह क्या लिखा जाएगा? ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा क्या होता है? डेबिट। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब कैश को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। 20 जून ये हो गया। ये भी 20 जून का ही था। नरेशन बाद में लिखेंगे, पहले एंट्री लिख लेते हैं। ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितना बोला था वो? 50,000। तो 50,000 लिख दो, ड्राइंग डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, हो गया। नरेशन, कैश विथड्रॉन बाय ओनर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ट्रांजैक्शन बाबू हमारा है सेल्स का। पहले इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ताकि तुमको चीजें क्लियर दिखें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जैसे तुमको दिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तुमको तुरंत अकाउंट मिल गया। एक तो मिला बाबू सेल्स, और दूसरा क्या मिला? कैश। दो अकाउंट मिल गया। सेल्स हमेशा क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और अगर सेल्स क्रेडिट है मतलब कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कैश को डेबिट कर देते हैं, और सेल्स को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। चलिए कर लेते हैं। कैश अकाउंट हमारा डेबिट, और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 25 जून का ट्रांजैक्शन था, यहां तक चीजें हो गई। अब अमाउंट पे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सर लिस्ट प्राइस 8,000 है। लिस्ट प्राइस अगेन एंट्री होती नहीं है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो तुम तुरंत 8,000 का 10% 800 हुआ, माइनस किए, और 7200 तुमने किस में लिख दिया? सेल्स में। तो 7200 की सेल हुई, तो सामने वाले को हमें पैसा भी कितना देना चाहिए? 7200 ही देना चाहिए। लेकिन कह रहा है 3% का कैश डिस्काउंट लगेगा, यानी हमें 3% का डिस्काउंट काटना पड़ेगा। और कैश डिस्काउंट किस साइड पे लिखा जाता है? जिस साइड पे लिखा जाता है कैश। और कैश हमने किस साइड पे लिखा? डेबिट में। मतलब डिस्काउंट भी किधर आएगा? डेबिट में। और कितना लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, क्योंकि डेबिट वाला अलाउड होता है। 3% बोला है तो निकाल लो। 7200 था, 3% आपने उस पर निकाला 216, और डिस्काउंट 7200 में से माइनस करके 6984 हमने रिसीव कर लिया। किससे? बेच के। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? आसान है। चलिए अगले ट्रांजैक्शन के लिए पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। चलो फॉर्मेट तैयार हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। आखिरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, 30 जून। पेटी बांध लिए कुछ लोग की, बस आखिरी ट्रांजैक्शन सर, अब बस अब उड़ लेंगे सर इसके बाद से। बैग वैग बांध के एकदम रेडी है। आप बताइए आखिरी, उसके बाद से उड़ान चालू करें हम अपनी। ठीक है, शेड्यूल टाइम से पहले ही एकदम उड़ने के लिए तैयार रहते हैं लोग। चलिए खैर, आखिरी ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है देखिए। पेड रेंट, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। रेंट पे किए, ट्रेड एक्सपेंस पे किए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए। बाबू इस टाइप की एंट्री जब एक साथ एक जैसे कई ट्रांजैक्शन एक ही डेट पे होते हैं तो हमें अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन था, परचेज फ्रॉम अनिल एंड परचेज फ्रॉम सुनील। तो हमने दो एंट्री थोड़ी की थी कि परचेज डेबिट टू अनिल और फिर परचेज डेबिट टू सुनील। हमने कंबाइन एंट्री की थी ना। ऐसी एंट्रीज को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। यहाँ कह रहा पेड रेंट, दो अकाउंट बताओ। एक तो हुआ रेंट, खर्चा है, और दूसरा हुआ कैश, पे किए मतलब कैश में पे किए ना। तो एक रेंट हो गया और दूसरा कैश हो गया।
फिर उसके बाद से ट्रेड एक्सपेंस भी खर्चा है, ये भी एक अकाउंट बना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी खर्चा है, ये भी एक अकाउंट बना। सारे खर्चे और सारे इनकम अकाउंट होते हैं। तो हमें 3 खर्चे मिले, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस, और तीनों के बदले में हमने कैश दिया, तो 3 कैश मिला। तो इसके लिए 3 एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम एक बार लिखो रेंट डेबिट टू कैश, फिर लिखो ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश, और फिर लिखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश। हम इसको कंबाइन करके एंट्री पास करेंगे। नौ खर्चे क्या होते हैं? नॉमिनल होते हैं, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट। जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, वैसे एक्सपेंस भी हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम एंट्री कर लेंगे, खर्चों को डेबिट कर देंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट। फिर अगला हमारा था ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस को भी हम कर देंगे डेबिट। और फिर अगला था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तीनों को हमने डेबिट कर दिया। और क्या हमें 3 बार टू कैश टू कैश टू कैश लिखना चाहिए? नहीं, बार बार कैश ना लिख के हम एक ही बार कैश अकाउंट लिखेंगे और सबका अमाउंट इकट्ठे जोड़ के कैश में लिख देंगे। ठीक है, अब अमाउंट कितना? अमाउंट देख लिया जाए तीनों का। तो अमाउंट हमारा क्वेश्चन में दिया था वो रेंट का 20,000, ट्रेड का 12 और उसका 6200। तो 20,000, 12,000 और 6200 में लिखना है, तो लिख देते हैं। चलो भाई, 20,000, 12,000 और ये 6200। ठीक है, तीनों का अमाउंट हमने लिख दिया। अब तीनों को ऐड करके कैश में लिख दीजिए, तो 20, 10, 30, 2, 32 और 6, 38,200। और नरेशन क्या लिखेंगे बाबू? नरेशन हम लिख सकते हैं एक्सपेंसेस पेड, बात खत्म। चाहे तो डिटेल में लिख दो, बीइंग रेंट, ट्रेड एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, कुछ ट्रांजैक्शन दिए और उसमें हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा 6 अप्रैल का है, जिसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिखता है तो हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं। तो 50,000 में से हम 10% यानी 5,000 अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा? वो ये हमारा हो जाएगा 45,000। ठीक, यानी हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 45,000, 4% कैश डिस्काउंट रहेगा, और कह रहे 60% अमाउंट उसने चेक से पे किया है। मतलब हमने जितने का परचेज किया है उसमें से 60% हमने पे कर दिया, और बाकी का 40% हमारा क्या है? उधार। अब अगर इसमें अकाउंट देखा जाए, एक अकाउंट तो परचेज हो जाएगा और दूसरा अकाउंट हो जाएगा हेनरी, ठीक है, और तीसरा अकाउंट हमारा हो जाएगा कैश। कैसे? देखो, परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक, तो अगर परचेज हमेशा डेबिट होता है और हमने हेनरी से परचेज किया, तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 रुपीज, और हेनरी से खरीदें तो क्या होगा? टू हेनरी। अच्छा, अगर मान लीजिए हम उधार ना खरीद के पैसा दे के खरीद, तो होता परचेज डेबिट टू हेनरी की जगह क्या हो जाता? परचेज डेबिट टू कैश या बैंक हो जाता। ये बात समझ में आ रही है? 60% अमाउंट पे कर देंगे, तो 60% के लिए हमें लिखना पड़ेगा टू बैंक, और 40% के लिए हम क्या लिखेंगे? हेनरी लिखेंगे। 40% कितना होगा? 18,000 रुपीज हमारा उधार हो गया, और 60% हमारा हो गया बाबू 27,000। ये क्या हो गया? पेमेंट के थ्रू हो गया। ये बात समझ में आ रही? अब 27,000 पूरा हम बैंक में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, देखो, 4% का कैश डिस्काउंट है, और डिस्काउंट अगर है यानी वो पूरा 27,000 हमें पे करने की जरूरत नहीं है। हम 4% का इसमें से डिस्काउंट काटेंगे, और डिस्काउंट काटने के बाद जो बचेगा वो बैंक से पे करेंगे। अब डिस्काउंट लिखा किधर जाता है? जिस साइड पे कैश या बैंक लिखा होता है। बैंक हमारा किस साइड पे लिखा है? क्रेडिट पे। तो डिस्काउंट भी हमारा किस साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट पे आ जाएगा। और क्रेडिट वाले डिस्काउंट का नाम हम क्या लगते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये बात समझ में आ रही? अब अमाउंट कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके परचेज या सेल में लिखेंगे, और फिर पहले उधार वाला लिखेंगे। उधार वाला लिखने के बाद जो बचेगा वो कैश होगा, पर उसमें कैश और डिस्काउंट दोनों होगा। तो क्या करना है? सबसे पहले उस पे डिस्काउंट लगा लेना है। डिस्काउंट कितना बोला? 4%। तो 27,000 का 4% हमने निकाला, 1080 आ रहा है बाबू। तो 1080 डिस्काउंट में लिखेंगे, और 27,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 25
920 किस में लिख देंगे, बैंक में लिख देंगे। बताइए ये चीज समझ में आ रही है? क्या करना है, उधार है तो टू नाम लिखना है, और पैसा दे रहे हैं तो टू कैश या बैंक लिखना है। डिस्काउंट है तो जिस साइड पे कैश या बैंक है उसी साइड पे डिस्काउंट लिख देना है। पहले परचेज का अमाउंट लिखना होता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, फिर उधार वाला लिखना होता है, और जो कैश होता है उसको कैश में नहीं लिखना होता, उस पर डिस्काउंट पहले काटेंगे और फिर कैश या बैंक में लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम हेनरी एंड 60% पेमेंट में। ठीक है, नरेशन का मतलब शॉर्ट में क्या हुआ वो लिखो। अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख रुपीज, 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3/4 अमाउंट कैश में पे किए। 3/4 का मतलब अगर कभी तुम्हें ना समझ में आए तो 100 इंटू 3/4 कर लिया करो, सम परसेंटेज समझ में आ जाए। तो 100 का 3/4 आएगा बाबू 75%। यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अमित से खरीदे हैं और 2 लाख का, उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट होगा, फिर 75% पेमेंट करेंगे, बाकी 25% उधार होगा, और उसी 75% पे 5% का कैश डिस्काउंट लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो परचेज की है ना, तो एक अकाउंट होगा परचेज, और परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो सबसे पहले आप परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट। परचेज में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। 2 लाख का है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2 लाख का 20% बाबू 40,000 हो गया, माइनस करके 1,60,000 परचेज में आ गई। ये बात समझ में आ रही? परचेज सेल हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आएगा। अब बहुत सिंपल है, जो उधार खरीदे हो उसके लिए लिखोगे अमित, ठीक है, और जो कैश में है उसके लिए लिखोगे कैश, और चूंकि डिस्काउंट भी है तो जिस साइड पे कैश है उसी साइड पे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है? कितना सिंपल है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उधार वाला अमाउंट, तो कितना है, 75% पेमेंट कर रहा है, तो यानी 25% क्या हो गया, उधार हो गया। तो कितने का हमारा परचेज है, 1,60,000 इंटू 25% निकाल लो, 40,000 रुपए हो गया उधार। अब 1,60,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000। ये कैश में नहीं आएगा, इसमें से डिस्काउंट पहले काटा जाएगा, फिर जो बचेगा वो कैश में आएगा। तो डिस्काउंट कितना देने के लिए क्वेश्चन में कहा है, देख लेते हैं। डिस्काउंट का है क्वेश्चन में 5%, तो 1,20,000 का 5% अगर निकालेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 6,000 रुपए। तो 120 में से 6,000 माइनस करके किस में लिखना है, डिस्काउंट में लिखना है, और बचा है कितना, 1,14,000 किस में लिख देंगे, कैश में लिख देंगे। बताओ ये समझ में आ रहा है? बस इतनी सी चीज करनी थी, हो गया, आसान था। चलिए अगले ट्रांजेक्शन पे देखते हैं। नरेशन वही होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित एंड 75% पेमेंट मेड इन कैश। आगे चाहो तो लिख सकते हो एंड डिस्काउंट रिसीव। अगला है इस बार सेल्स का है, सोल्ड गुड्स टू शेरपा, लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट अगर पेमेंट 7 दिन के अंदर होगी। कह रहे 75% पेमेंट 23 अप्रैल को मिली। आज क्या डेट है, 18 अप्रैल। आज हमें एक भी रुपया मिला, आज एक भी रुपया नहीं मिला ना, तो यानी आज के दिन ये पूरा पूरा सेल क्या है, उधार पे है। यही तो बात हुई। 7 दिन के अंदर देगा तो डिस्काउंट देंगे, और फिर वो बाद में 75% पैसा दे भी दे रहा है 7 दिन के अंदर, 18 से 23 5 दिन हो रहा है, लेकिन आज नहीं दे रहा है ना। तो इसका मतलब आज ये पूरी पूरी सेल क्या है, उधार है। और अगर हम शेरपा को उधार बेचे हैं तो हमें सिर्फ सेल की एंट्री करनी है। जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है वैसे सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स को क्रेडिट करना है और शेरपा को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आज पूरा पूरा ट्रांजैक्शन उधार था तो सिर्फ शेरपा डेबिट टू सेल कर दिए, काम खत्म। अमाउंट क्या होगा, सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितने की सेल थी, 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% बाबू, तो 50,000 का 20% हुआ 10,000, और माइनस करके कितने की सेल हो गई, 40,000। बताइए ये चीज समझ में आ रही है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। आज एक भी रुपया नहीं मिला, आज है 18 तारीख, वो पैसा कब देगा, 23 तारीख को देगा। तो जब 23 को देगा तब डिस्काउंट देंगे। आज पूरा उधार है, आज उधार पे सेल हमने कर दिया, शेरपा डेबिट टू सेल। अब आगे क्या हो रहा है देखो, 7 दिन के अंदर, 18 से 23, 7 दिन के अंदर है, तो यानी डिस्काउंट देना है। कितना पैसा मिल रहा है, 75%। अच्छा, इसका ट्रांजैक्शन अगर हम समराइज करें तो ट्रांजैक्शन है क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शेरपा एंड डिस्काउंट अलाउड, यही तो होगा ना।
कैश रिसीव हुआ है तो कैश रियल है और रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट पैसा मिला तो कैश क्या हो जाएगा डेबिट और शेरपा फिर क्या हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट किधर लिखा जाता है जिस साइड पे कैश लिखा होता है, तो कैश लिखा है बाबू डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा और डेबिट वाला डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होता है, बस कैश रिसीव फ्रॉम शेरपा एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितना पैसा मिला 75%, तो 40,000 का 75% होता है बाबू 30,000 रुपए। 30,000 हमने लिख दिया शेरपा में। अब डिस्काउंट कितना देने के लिए कहा 4% का कैश डिस्काउंट है, तो 30,000 का 4% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1,200 रुपए। तो 1,200 हम लिख देंगे डिस्काउंट में और ये 1,200 माइनस करके 28,800 रुपए किस में लिख दिया जाएगा कैश में लिख दिया जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बाबू अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट वाला है सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1,00,000 रुपीज अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक चीजें काम की थी आपके। सोल्ड गुड्स टू गरिमा अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट, बस क्योंकि आगे चीजें डिफरेंट है थोड़ी पिछले ट्रांजैक्शन की तरह। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट होगा अगर पेमेंट 15 दिन के अंदर हो गई। फिर कह रहा है कि 1/4 पेमेंट वो 5 मई को दे रही है और बचा हुआ पेमेंट का 60% 15 मई को दे रही है। आज एक भी रुपए दे रही है, आज एक भी रुपया नहीं मिला ना, इसका मतलब आज का ट्रांजैक्शन सिर्फ इतना है, सोल्ड गुड्स टू गरिमा एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। अगर गरिमा को बेचे हैं तो जैसे यहाँ पे शेरपा डेबिट टू सेल था, अगली एंट्री में हमारे क्या हो जाएगा गरिमा डेबिट टू सेल हो जाएगा। तो कर लो गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया सेल। अच्छा कितने की सेल्स हुई थी बाबू देख लेते हैं एक बार। सेल हुई हमारी 1,00,000 की, 20% रेट डिस्काउंट है मतलब कि 20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 रुपए की सेल हुई है। नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू गरिमा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब पैसा कैसे मिल रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला कि 15 दिन के अंदर तक पैसा मिलेगा अगर, तो फिर हम क्या करेंगे कैश डिस्काउंट देंगे 5%। अब 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल के बाद 15 दिन अगर जोड़ा जाए तो 5 दिन बचे अप्रैल में, अप्रैल 30 दिन का होता है और 10 दिन चले गए मई में, यानी अगर 10 मई तक पैसा मिल जाता है तो 15 दिन के अंदर है डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर 10 मई के बाद पैसा मिलेगा तो 5% कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? 10 मई ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं 1/4 पेमेंट जो है 1/4 पेमेंट 5 मई को मिल गई चेक से। अच्छा चेक से पैसा मिला 5 मई को, 5 मई को मिला, डिस्काउंट दोगे? हाँ, तो मेरा ट्रांजैक्शन क्या है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गरिमा। कैश ने एक्चुअली चेक रिसीव फ्रॉम गरिमा, तो चेक रिसीव हुआ है पैसा आया और रूल क्या कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट और गरिमा क्या हो जाएंगी क्रेडिट हो जाएंगी। और डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि 5 मई है, 15 दिन के अंदर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 15 दिन के अंदर है ये। अब डिस्काउंट किधर रहेगा जिस साइड पे कैश या बैंक रहता है, यानी डेबिट में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गरिमा। ठीक है, कितना पेमेंट हो रहा है बाबू कितना दिए 1/4 पेमेंट दी और 5% डिस्काउंट देना में 80,000 का 1/4 अगर करेंगे तो ये हमारा कितना रुपया आ जाएगा 20,000 आएगा और इसी 20,000 पे हमें कितना परसेंट डिस्काउंट देना है 5%, तो 5% हो गया बाबू 1,000 रुपया, यानी चेक कितने का मिलेगा हमें 19,000 रुपए का। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे फिर कह रहा है क्वेश्चन, अब ये लाइन थोड़ा सा ध्यान देना। कह रहा है 60% ऑफ द रिमाइंडर, कह रहा है 60% टोटल का नहीं, ध्यान दो 60% इस 80,000 का नहीं, 60% ऑफ रिमाइंडर जो बच गया, बचा कितना 80 में से 20 हुआ
तो यानी 60,000 रुपए बचा। इस 60,000 के रिमाइंडर अमाउंट का 60% पैसा मिलने वाला है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही क्वेश्चन की? क्वेश्चन बोला 60% ऑफ रिमाइंडर, तो पहले तुमने रिमाइंडर कैसे निकाला कि 80,000 का बेचे थे, 20,000 का अकाउंट सेटल हो चुका है, मतलब 60,000 रुपए रिमाइंडर है। अब 60,000 बचे, इसका 60% यानी कि पैसा कितना मिलने वाला है? 36,000 रुपए मिलने वाले हैं। 60,000 के रिमाइंडर का 60%। इस 60% का क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 60% ऑफ रिमाइंडर रिसीव्ड ऑन 15 मई इन कैश। ये 10 मई क्रॉस कर गया, इस पे डिस्काउंट दोगे? नहीं, इस पे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो ट्रांजैक्शन क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम गरिमा। और कैश रिसीव फ्रॉम गरिमा है बाबू, तो हमारा ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड टू गरिमा। इसमें डिस्काउंट लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। और अमाउंट कितना था? 36,000। बताइए, ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? ठीक, बस इसके आगे क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। कह रहे कुछ ट्रांजेक्शन है, इसको दीक्षित के यहाँ एंट्री कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में पिछले क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था, तो हमने नाम नहीं लिखा, पर इस बार नाम दिया है, तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। फॉर्मेट तैयार है, अब हम सीधे क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ट्रांजैक्शन है 3 जनवरी का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2025, एक बार लिख देंगे, बाद में सिर्फ डेट और मंथ लिखनी रहेगी, ठीक है। 3 जनवरी, बार बार 2025 नहीं लिखना पड़ेगा। क्या ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स टू शुभम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 75,000 फॉर 70,000। देखो कितने का लिस्ट प्राइस है ये इंपॉर्टेंट है, या कितने में दिए हैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, ये इंपॉर्टेंट है। कितने में दिए हैं, और ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी वो माइनस करके हमको बताया है कि फॉर 70,000 में हमने सेल की। तो सेल की तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, और सेल्स हमेशा क्या होती? क्रेडिट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी क्या बाबू? शुभम को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो गई शुभम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है बाबू? 70,000। नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स सोल्ड टू शुभम, ठीक है। चलिए अगला ट्रांजैक्शन है वो 15 जनवरी का, तो लिख लेते हैं 15 जनवरी। क्या हो रहा है 15 जनवरी को? चलो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 15 जनवरी को परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज फ्रॉम मयंक। कह रहा है 2 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट थी, उसमें हमने परचेज किया है। 2 लाख का खरीदे, और कह रहे 75% तुरंत दे दिए और 4% डिस्काउंट ले लिए, एकदम पिछले वाले ट्रांजैक्शन की तरह है जो स्टार्टिंग में था क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहे 75% पैसा दिए, मतलब 25% उधार। परचेज किए, परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। किससे खरीदे? मयंक से। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या लिखेंगे? टू मयंक। एक चीज, पर सारा पैसा तो दिए नहीं है, कुछ ही दिए, तो जितना दिए उसके लिए क्या लिखेंगे? टू कैश। देखो जो उधार है वो हो गया परचेज डेबिट टू मयंक, और जो पैसा दे रहे हैं वो हो गया परचेज डेबिट टू कैश। और डिस्काउंट भी था, तो जिस साइड पे कैश है उसी साइड पे क्या लिख देंगे? डिस्काउंट लिख देंगे। और क्रेडिट वाला कौन सा डिस्काउंट होता है? रिसीव। तो परचेज अकाउंट डेबिट उधार के लिए टू मयंक, और कैश वाले के लिए टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब कितने का था वो? 2 लाख रुपए का हमने परचेज किया है, और 75% पेमेंट की है। अगर 75% पेमेंट हो रही है, तो इसका मतलब 25% उधार है। तो सबसे पहले तुम 25% निकालो, क्योंकि सबसे पहले हम क्या अमाउंट लिखते हैं? उधार वाला लिखते हैं। अच्छा, परचेज में सीधे हम 2 लाख लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं। अगर ट्रेड डिस्काउंट रहता तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, फिर परचेज में लिखते। तो हमने परचेज पहले 2 लाख लिख दी। अब 75% पेमेंट हो रही, मतलब कि 25% उधार हो गया,
यानी 50,000 उधार हो गया, और 75% यानी 1.5 लाख क्या हो गया, कैश में हो गया। पर पूरा अमाउंट कैश में तो लिखा नहीं जाएगा, पहले हम क्या काटेंगे, डिस्काउंट काटेंगे। और डिस्काउंट कितना परसेंट का है, 4% बोला है, तो 1.5 लाख का हम क्या निकाल लेंगे, 4% निकाल लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो 6,000 हम लिख देंगे किस में, वो डिस्काउंट में लिख देंगे, और 6,000 माइनस करके 1,44,000 किस में लिख दिया जाएगा, कैश में लिख दिया जाएगा। ठीक है, और ट्रांजेक्शन हो जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम मयंक एंड 75% पेमेंट मेड इन कैश एंड डिस्काउंट रिसीव लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। चलो, अगला ट्रांजैक्शन बाबू 21 तारीख का है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। 21 जनवरी को पहले डेट मेंशन कर लीजिए, 21 जनवरी। ठीक है, चलो अब देखते हैं ट्रांजैक्शन। कह रहे सोल्ड गुड्स टू विशाल, 4 लाख का क्या है हमारा कॉस्ट है, 40,000 की कॉस्ट है। विशाल को आपने बेचा है, कह रहे इसमें 25% का प्रॉफिट है। तो एक बात बताओ, जब 40,000 की सेल हो रही है, पर 40,000 तो कॉस्ट है ना, और कह रहा 25% प्रॉफिट है, तो तुम तुरंत क्या करोगे, पहले 40,000 लिखे और उसमें 40,000 का 25% निकाल के ऐड कर दीजिए। तो 40,000 का 25% होता है बाबू 10,000, तो यानी ऐड करके कितना आया, 50,000। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि जब प्रॉफिट पे बेचेंगे तो प्रॉफिट जोड़ के बेचेंगे, राइट। तो यानी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये बोलने के बजाय कि सोल्ड गुड्स टू विशाल कॉस्ट 40,000, 25% प्रॉफिट, हम बोल सकते हैं सोल्ड गुड्स टू विशाल फॉर हाउ मच, फॉर 50,000 रुपीज। ये बात समझ में आ रही है, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कितने का, 50,000 रुपीज। ये बात समझ में आ गई, हमने जो 25% बोला था उसको ऐड कर दिया। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि इसके बाद से 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो जब 10% का ट्रेड डिस्काउंट है बाबू, तो हम एक काम नहीं कर सकते, इस 50,000 में से अब 10% माइनस कर देंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 50,000 का 10% होता है बाबू 5,000, और 5,000 माइनस करके हमारा कितना आ गया, 45,000। यानी ये जो इतनी बड़ी सी लाइन लिखी थी कि सोल्ड गुड्स टू विशाल कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट, अलाइंग हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते थे कि सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स फॉर हाउ मच प्राइस, फॉर 45,000 रुपीज। ये बात समझ में आ रही है, बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलो ये बात समझ गए, क्लियर। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि 10% का कैश डिस्काउंट भी रहेगा सर। ठीक है, और 80% पेमेंट चेक से मिल रही है। पहले एक बात बताओ, तुमने विशाल को बेचा है सामान, सारा पैसा मिल रहा है अभी नहीं, कुछ उधार है कुछ कैश है। जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, वैसे सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। यानी सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, सारा पैसा तो मिल नहीं रहा, तो जो उधार है उसके लिए कौन डेबिट होगा, विशाल ट्रेडर्स डेबिट होंगे। और जो पैसा मिल रहा है कैश है कि चेक है, चेक है, तो जो चेक मिल रहा है उसके लिए क्या डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा। यानी सीधी बात है, चेक से बेचे हैं तो बैंक डेबिट टू सेल, और उधार बेचे हैं तो विशाल डेबिट टू सेल। और डिस्काउंट कैश वाला भी है, तो जिधर कैश या बैंक होता है उसी साइड पे हम क्या लिख देते हैं, डिस्काउंट लिख देते हैं। तो डेबिट साइड पे बैंक है, तो डेबिट पे हम लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। सेल का अमाउंट हमारा कैसे पता चला था, 40,000 में हमने 25% का प्रॉफिट जोड़ा था, 50,000 आया था, फिर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो सेल अमाउंट हमारा आ गया था 45,000 रुपए का। ठीक है, अब तुम इसको स्प्लिट कर लो। एक बात बताओ, पहले उधार वाला हमें लिखना चाहिए अमाउंट, या पहले पेमेंट वाला लिखना चाहिए, पहले उधार वाला लिखना चाहिए, क्योंकि पेमेंट वाले में से तो डिस्काउंट भी काटनी होती है ना। तो पहले उधार लिख लो तुम। 80% पेमेंट हो रही है, मतलब 20% क्या हो गया, उधार हो गया। तो 20% उधार है बाबू, तो 45,000 का 20% हमारा आ जाएगा 9,000 रुपए। ठीक है, तो 9,000 हमारा हो गया उधार, और 45,000 में से 9,000 माइनस किए तो पता चला कि 36,000 रुपए कैश में है, चेक से। लेकिन ये 36 बैंक में तो लिख नहीं सकते, इस पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट काटना पड़ेगा। और डिस्काउंट कैश वाला कितना बोला है, 10% कैश डिस्काउंट बोला है।
तो 36,000 बचा हमारा, उसका 10% यानी कि 3600 रुपये हम किस में लिख देंगे, डिस्काउंट में लिख देंगे। 36,000 का 10% और 3600 माइनस करके 32,400 रुपये हम किस में लिख देंगे, बैंक में लिख देंगे। बताइए ये चीज क्लियर हो रही है? इस तरीके से हो गया ट्रांजैक्शन। जब भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करके आराम से एंट्री करोगे, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बाबू अगले ट्रांजैक्शन की तरफ, जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा है वो भी इसी के तरीके से। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, 50,000 की कॉस्ट है, 40% प्रॉफिट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सबसे पहले प्रॉफिट ऐड करोगे और फिर ट्रेड डिस्काउंट क्या करोगे, माइनस करोगे। 50,000 था, इसमें कितना ऐड करना है, वो 40% ऐड करना है। तो 50,000 का 40% हो जाएगा 20,000। तो यानी ऐड करके प्रॉफिट मेरी सेल कितने की जानी चाहिए, 70,000 की। पर फिर इसमें से हम 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो माइनस करेंगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 70,000 का 10% 7,000 हुआ, और माइनस करके ये कितना हो गया बाबू, 63,000 की सेल। ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसको पूरे ट्रांजैक्शन को, जो इतना प्रॉफिट और ये वो वगैरह बोल रहा था, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी फॉर हाउ मच प्राइस, फॉर 63,000 रुपीज। बताओ ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीज क्लियर हो गई? अब आगे कह रहा है भैया 5% कैश डिस्काउंट देंगे, फुल अमाउंट चेक से मिला है, यानी उधार एक भी रुपया है नहीं, सारा का सारा पैसा चेक से मिल रहा है। अगर आपने बेचा है तो जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और सारा पैसा मिल रहा है मतलब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और सेल्स क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स का अमाउंट कितना आया था, 63,000 रुपीज सेल में लिख देंगे। और डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, और डिस्काउंट किधर रहेगा, जिधर बैंक है, और बैंक किधर है, डेबिट में, तो डिस्काउंट भी किधर लिखेंगे, डेबिट साइड पे। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा वो, टू सेल्स अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। अच्छा, डिस्काउंट कितना देने को बोला, कहा 5% का सर कैश डिस्काउंट देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, 63,000 की सेल है, इसका 5% निकाल लो। अब 5% आया 3150, और 5% माइनस करके 59,850 हमारा किस में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कोई और डाउट नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये सीधा सीधा कैश और बैंक वाले ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। हालांकि हम इससे पहले भी बैंक के ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, क्योंकि डीके गोयल की बुक एकदम महानतम बुक है। इसमें क्वेश्चन का ऑर्डर थोड़ा सा सही से नहीं रहता है। बैंक के ट्रांजैक्शन यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बैंक के कुछ क्वेश्चन पहले भी दिख गए आपको। खैर, ये मेनली जो ये क्वेश्चन है, ये फोकस्ड है बाबू कैश और बैंक के आपस के ट्रांजैक्शन पे। मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लो हम कैश बैंक में जमा कर दिए, तो इसमें दो रियल अकाउंट होगा। एक रियल अकाउंट मेरा होगा कैश अकाउंट, और दूसरा मेरा रियल अकाउंट होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब बैंक के नाम से नहीं है, बैंक अकाउंट का मतलब है बैंक में पड़े हुए मेरे पैसे से। जैसे कैश मेरे गल्ले में पड़ा हुआ रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट बैंक में मेरे खाते में पड़ा हुआ रियल अकाउंट है। ये बात समझ में आ रही है? कैश और बैंक दोनों रियल अकाउंट होते हैं। तो जब तुम अप्लाई करोगे रूल, तो दोनों पे अप्लाई कर लोगे। अब ये जो ट्रांजैक्शन, इसमें कैश और बैंक एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। जैसे देखो पहला ट्रांजैक्शन, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। कह रहे बैंक में हमें खाता खुलवाना था, तो हमने बैंक में क्या किया, पैसा जमा कर दिया। तो पैसा अगर हम जमा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बैंक एक अकाउंट हमारा क्या होगा, वो एक अकाउंट हमारा हो जाएगा बैंक, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैश। ये बात समझ में आ रही? एक कैश हो गया, दूसरा बैंक हो गया। अब रूल अप्लाई करो, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा किए। तो जब बैंक में जमा किए तो कैश तुम्हारा बढ़ा कि कम हुआ, कैश कम हो गया, और बैंक का पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। अब रूल अप्लाई करो रियल का, रियल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो कैश तुम्हारे पास आया कि चला गया? चला गया, तो कैश क्या होना चाहिए? क्रेडिट व्हाट गोज। सर बैंक भी तो चला गया बेटा, बैंक चला नहीं गया, बैंक में पैसा आ गया। तो इस एक तरीके से ये है डेबिट व्हाट कम्स इनटू आवर बैंक अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी हमें बैंक को डेबिट कर देना है और कैश को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं ट्रांजैक्शन पहला वाला। बैंक को हमें डेबिट कर देना है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे बाबू? टू कैश अकाउंट। ठीक है। और नरेशन क्या लिख दोगे? नरेशन लिख दोगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आगे कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। कितना रुपए जमा किया? वो 1 लाख रुपए जमा किए, तो 1 लाख रुपए की एंट्री हुई। अच्छा, इसी तरीके से पता है, अगर हम बैंक से पैसा निकाल के ऑफिस में यूज करने के लिए रखना चाहते हैं तो इसी की अपोजिट एंट्री हो जाएगी। बैंक से पैसा निकाले और कैश बढ़ गया तो कैश डेबिट टू बैंक हो जाएगा। जमा करने में बैंक डेबिट टू कैश और निकालने में कैश डेबिट टू बैंक। समझ गए? चलो अगला है गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कह रहा 80,000 रुपए में सामान बेचे और जो पैसा मिला उसको उसी दिन बैंक में जमा कर दिए। तो बेसिकली एक अकाउंट सेल हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। उसी दिन जमा हो जा रहा ना बैंक में, तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि पहले हम कैश डेबिट टू सेल्स करें और फिर अगली एंट्री में हम क्या करें? बैंक डेबिट टू कैश करें। एक काम कर भाई, सेम डे का ट्रांजैक्शन कंबाइन किया जा सकता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अलग अलग डेट का होता तो नहीं कंबाइन करते, सेम डेट का कंबाइन हो सकता है। कंपाउंड एंट्री इज टोटली पॉसिबल फॉर सेम डे ट्रांजैक्शन। तो कर लो। बेचे और पैसा बैंक में आया, सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और पैसा बैंक में जमा हो रहा है तो मतलब बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलिए ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। ठीक। अब इसका अमाउंट कितना है? 80,000 रुपीज है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 80,000 लिख देंगे। चलो, इसका डेट था वो 3 मई, तो लिख दो 3 मई। ठीक है। चलिए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाले, अभी हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। जमा करने की जो एंट्री होती है, निकालने की एंट्री उसकी जस्ट अपोजिट होती है। तो जमा करने की एंट्री थी बैंक डेबिट टू कैश, तो निकालने की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। चलो ये भी हो गया। अच्छा, कितना रुपए बैंक से हमने निकाला है? तो 30,000 रुपए निकाले 7 तारीख को, तो 7 मई यहाँ पे लिख दिए और 30,000 रुपीज किस में लिख देंगे? अमाउंट में लिख देंगे। और नरेशन क्या हो जाएगा? अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है। चलो अगला है 10 तारीख का, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। पैसा लेके सामान बेचे, तो एक अकाउंट हुआ कैश, एक अकाउंट हुआ सेल्स। इस बार बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो एंट्री तुम जान ही रहे हो, सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू? 42,000 रुपीज। ठीक है। चलिए नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक। 10 मई का है तो लिख दो 10 मई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये सिमिलर नहीं है पहले वाले की तरह। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा बढ़ा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश कम हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी 12 मई को, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 मई। अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करें तो बैंक बढ़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बैंक, और कैश कम हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है। चलिए ये वाला ट्रांजैक्शन भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। कितना रुपया था? 25,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 25,000। और यहाँ ओफो स्टेबल स्टेबल, क्या समस्या है भाई? 25,000 रुपये। चलिए 25,000 रुपये हमने क्या कर दिए? बैंक में जमा कर दिए। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के उस सवाल की तरफ जिसके लिए बहुत देर से आप लोग कर रहे हैं इंतजार कि सर कब खत्म होगी क्लास। घड़ी देख रहे हैं बच्चे बेचारे। 14 तारीख को कह रहा है कि गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाई चेक। सर परचेज किए, और परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो कर लो भैया डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और चेक से पे किए हैं तो कैश के बजाय क्या क्रेडिट हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स परचेज्ड।
आगे कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो पेमेंट मेड बाय चेक, बात खत्म। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड।